तो बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग वीडियो को बहुत जल्दी शुरू करेंगे। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देख ही लिया था कि डुवार्व ने अपने गॉड का पावर लेवल वहां पे बढ़ा दिया था, इसीलिए गॉड काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। इसीलिए लैंडमिन और जियाओ को आगे से चिंता होने लगती है कि मेगाजॉर्ड ये हैंडल कर भी पाएगा या नहीं। लेकिन मेगाजॉर्ड के पास अभी भी उसका ट्रम्प कार्ड बचा हुआ था। इधर जियाओ मेगाजॉर्ड से कहता है अगर तुम अपना लाइफ स्पैम यहाँ पे सेक्रीफाइस करना चाहो तो फिर कर सकते हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक कमाल का एल्केमिस्ट है, वो तुम्हारे लिए कई सारी यहाँ पे एलेक्सियर पिल्स बना सकता है। साइड से आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं मैं तुम लोगों की नौकर नहीं है। खैर इसके बाद मेगाजॉर्ड जब अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करता है तो ये अपने सभी भाइयों को वहां पे बुला लेता है, जिसपे ये हैरान होकर कहते हैं कि हम भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं क्या इस मैच को। इसके बाद लोग जल्दी से मून वाला पार्ट टाइम जॉब छोड़ते हैं और भागते हुए मेगाजॉर्ड के पास आ जाते हैं। इसके बाद ये सब यहाँ पे मेगाजॉर्ड के साथ फ्यूज होने लगते हैं और हम लोग देखते हैं कि मेगाजॉर्ड जैसे जैसे फ्यूज होते जा रहा था तो फिर उसकी हाइट और पावर बढ़ती जा रही थी। वहीं पे ये दोनों जब मेगाजॉर्ड को ट्रांसफॉर्म होते हुए देख रहे हैं तो इनकी आंखें बाहर आ रही थी। इसके बाद हमें मेगाजॉर्ड की फाइनल फॉर्म दिखाई जाती है जिसका नाम मेका जीरो है, द किंग ऑफ मेका। किंग ऑफ मेका यहाँ पे इतना ज्यादा बड़ा था कि उसके सामने गॉड एक चींटी बराबर लग रहा था। एग्जाम्पल के लिए नॉर्मल टाइटन और कोलोसन टाइटन को आमने सामने रख दो। हम देखते हैं कि ये तीनों एक कतार में चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे, हमें मार ही दोगे क्या भाई। हम लोग देखते हैं कि किंग ऑफ मेका अपना एक कदम आगे बढ़ाता है तो गॉड हील्स आ जाता है। इसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं और ये साइड से धमाके देख रहे थे। इन्हें पता चल जाता है कि सामने बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है। ये देखने में बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि आर्कमेजिस ने बताया था और येन ने जिस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया था। खैर इन्हें समझ में आ जाता है कि जहाँ पे लड़ाई हो रही है वहीं पे ब्लैक और व्हाइट मेज होंगे, इन्हें वहीं पे ही चलना चाहिए। और साथ ही में इन्हें यह भी पता चल जाता है कि येन इनके पास आने ही वाला है, इन लोगों के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए ये दोनों तेजी के साथ उस साइड पे उड़ जाते हैं जहाँ पे सुपर मेका और बाकी सभी लोग फाइट कर रहे हैं। हम लोग व्हाइट एंड ब्लैक मेज को देखते हैं, आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये डुवार्व, इल्फ और बीस्ट में साले किसी काम के नहीं है, ये हमारी मदद करने की जगह पे हमारी जिंदगी को और ज्यादा झंड करे जा रहे हैं। इसकी वजह दोनों कसम खा लेते हैं अगर ये जिंदा बच गए तो ये कभी भी नहीं यहाँ पे अपनी इमॉर्टल मेडिसिन कभी भी नहीं देंगे। आइनोर्डलिंग भी यहाँ से जाना चाहते थे ताकि वो बाकी लोगों की मदद कर सके, लेकिन ये लोग यहाँ पे उनके पैर पकड़ लेते हैं ये कहते हुए कि गॉड आ रहा है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, कहीं ना जाओ यार, अगर तुम चले जाओगे तो वो साला हमें दोबारा सील कर देंगे। ये दोनों उन बुड्ढों से कहती है बुड्ढो मेरा पैर छोड़ो इससे पहले कि मैं तुम्हें कुचल दूं, हमारे क्लैन के डिसाइपल खतरे में, अगर हम बाहर जाके उनकी मदद नहीं करेंगे तो फिर उन्हें कौन बचाएगा। इस पे ये बुड्ढे यहाँ पे उन दोनों से कहते हैं कि तुम उनकी मदद करोगे कैसे, तुम तो यहाँ पे सील हो और अगर तुम चले जाओगे तो फिर हमारी मदद कौन करेगा। एंड कहती है कि इससे मेरा लेना देना क्या है कि तुम जिंदा रहो या न रहो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस पे ब्लैक में जाके से कहता है कि तुम गलत हो, शायद से गॉड इन सभी चीजों को सीक्रेट रखने के लिए तुम्हें भी मार सकता है और तुम लोग यहाँ पे किंग लेवल पे हो, तुम्हें क्रिएटर लेवल को कभी भी नहीं हरा पाओगे। लेकिन उसी टाइम पे सफेद बुड्ढा आगे से कहता है कोई बात नहीं है, मैं तुम लोगों की मदद करूंगा, इससे तुम लोग भी यहाँ पे क्रिएटर लेवल पे चले जाओगे। और ये अपने पास ही पोशन बाहर निकाल लेते हैं, जिसको सुन के ये दोनों यहीं पे रुक जाते हैं क्योंकि पावर की चाहत किसे नहीं है। इसके बाद हम लोग सुपर मेका को देखते हैं जो कि इन लोगों को घूरे जा रहा था। वहीं पे इसका साइज और पावर इतने ज्यादा बढ़ गई थी कि अब यहाँ पे किंग ऑफ मेका यानी कि मेगाजॉर्ड गॉड से कहता है कह रहे चीटी। हम लोग डुवार को देखते हैं जिसकी फटी पड़ी थी, अब इसकी फटके चार हो रही थी। इसके बाद हम लोग नंबर 2, 3, 4, 5, 6 सबको देखते हैं, ये आपस में यही बात कर रहे थे कि कल्टीवेशन इतनी ज्यादा कमाल की मैंने सोचा भी नहीं था, साला जितनी ज्यादा पावर मुझे कोर से नहीं मिलती उतनी ज्यादा इस बॉडी से मिल रही है। ऐसा मजा कभी भी रेमो स्कॉट के साथ नहीं आया है। जिसपे मेगाजॉर्ड आगे से कहता है कि अब तो मैं सीधा कल्टीवेशन एकेडमी ही ज्वाइन करने वाला हूँ, अब रेमो रेंजर से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, वो मेरे लिए अजनबी है। एहसान फरामोश कहीं का। मैं इन दोनों को देखते हूँ, ये दोनों बेहोश होने वाले थे क्योंकि कल्टीवेशन कुछ ज्यादा ही निकाली जा रही है इनकी बॉडी से। ये दोनों कहते हैं कि समय बर्बाद ना करो नहीं तो हम लोग सूखा हुआ आम बन जाएंगे जो कि सुखेला होगा। इसके बाद हम लोग मेगाजॉर्ड को देखते हैं और ये अपने आगे से हाथ घुमाता है तो वहाँ पे एक बवंडर बन जाता है जिसके अंदर गॉड खसकता हुआ चला जाता है। उस बवंडर के अंदर गॉड फंसा हुआ था। वहीं पे डुवार्व किंग आगे से कहता है कि मुझे हल्के में ना लो। इसके बाद वो इन दोनों से मदद मांगता है तो ये दोनों साफ मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि हमने सब कुछ कर लिया भाई, तुम्हें वहाँ पे पहुंचा दिया, इतना ही हम कर सकते थे। डुवार्व किंग इनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है साला तुम लोगों की वजह से ही मैं यहाँ पे आया और इसी वजह से तुम अंदर नहीं आ रहे थे ताकि मैं यहाँ पे बलि का बकरा बनूं। इसके बाद डुवार्व किंग अपनी बची कुची ताकत का इस्तेमाल करता है उस टॉर्नेडो को डिस्ट्रॉय करके मेगाजॉर्ड से कहता है कि मुझे हल्के में ना लो। लेकिन उसी टाइम पे मेगाजॉर्ड डुवार्व किंग और उसके गॉड को एक माचिस की तीली की तरह पकड़ लेता है जिससे डुवार्व किंग को समझ में आ जाता है कि उसके बहुत बुरे वाले लगे। इसके बाद हम इन दोनों को देखते हैं जो कि उस टॉर्नेडो की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वहीं पे हम लोग आर्कमेजिस को देखते हैं जिन लोगों ने दवाई बना दी थी और वो लोग लिंग और एन को ये दवाई देते हुए कहते हैं कि इसको पीने के बाद तुम लोग एक झटके के अंदर ही गॉड ऑफ क्रिएशन यानी क्रिएटर लेवल पे पहुंच जाओगे। ये दोनों आगे से कहती हैं सच में इतना ज्यादा इजी है क्या, जिसके बाद ये गटक गटक करके पूरा पानी पी जाती हैं और आगे से कहती हैं कुछ भी नहीं हुआ, पानी था ये या फिर रसना था, हमें सेंडी न लगाओ नहीं एक बार में यहाँ से निकल जाएंगे। वहीं पे आर्कमेजिस की आंखें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि उसने ये पोशन बनाने के लिए लाखों सालों की पढ़ाई की थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे घंटा कुछ असर नहीं दिख रहा। जिसके बाद वो पीछे मुड़ के कहता है भाई एक और बना यार, इस बार डबल पैक बनाना, वो भी नीट वाला और सोडा ना डालना। इसके बाद हम लोग मेगाजॉर्ड को देखते हैं जो कि उस गॉड को तीली की तरह उठा के नीचे पटक
पटक देता है और उसके ऊपर पैर रख के उसे दबा के झटके के अंदर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसी तरीके से डुवार्व किंग की यहाँ पे फील्डिंग लग जाती है और उसका गेम बजा दिया जाता है और इसी तरीके से ये लोग यहाँ पे जीत जाते हैं। इन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये लोग इतनी जल्दी जीत गए, लेकिन जो भी हो खुशी के मारे लोग जाग उठते हैं क्योंकि ये लोग जीत गए थे। फिर सुकर मेका अपने अंदर झांक के देखता है तो उसे पता चलता है कि ये दोनों अभी भी लड़े जा रहे हैं, इनके अंदर कोई बात नहीं है, बस लड़ना है और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद हम इन दोनों चोगे वालों को देखते हैं। एक पूछता है कि अब हम लोग क्या करेंगे, तो दूसरा वाला आगे से कहता है करेंगे क्या करेंगे, तुम जाके ब्लैक एंड व्हाइट मेज को ढूंढोगे और मैं इन सभी लोगों के साथ निपटूंगा। वो पूछता है आर यू सीरियस ब्रदर, देखा नहीं उस रोबोट की क्या पावर है, कुछ चलना दे हमें। इस पे दूसरा बंदा आगे से कहता है कि इसीलिए तो हमें उससे सबसे पहले निपटना पड़ेगा, जिसके बाद बाकी वालों को हल्के में निपटा देंगे। इसके बाद हम लोग एनोर्डलिंग को देखते हैं और ये सीधा पैक से सीधा घड़े पे आ गए और पूरा घड़ा पीने के बाद व्हाइट मेज से कहते हैं कि एक पैक और बनाना और सोडा न डालना, नीट ही चलेगा। जिस पे व्हाइट मेज आगे से अपना सर पकड़ लेता है और आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि ये 300 लीटर इमॉर्टल मेडिसिन पी चुके हैं, एक नॉर्मल इंसान के लिए यहाँ पे छोटी बोतल ही काफी होती है, लेकिन ये नहीं रुक रहे, इन्हें और चाहिए। किस मिट्टी के बने हो भाई तुम दोनों। हम इन दोनों को दोबारा देखते हैं और ये दोबारा आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोगों को सच में यहाँ पे अटैक वटैक करना चाहिए। तो दूसरे में से पता नहीं एक ही है साले, ये मुझे नहीं पता कौन बोल रहा है, बस सुनते जाओ। दोनों में से कोई तो कहता है कि उन 6 बिल्डिंगों के अंदर 6 टफ गाइस छुपे हुए हैं और ये 6 के 6 वो डिसेबल है जो कि सबसे बड़े क्लैन माने जाते हैं। जिस पे ये वाला बंदा अपने पास से हरी आग निकालता है और आगे से कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं, उसके पास समनिंग कोर है जो उसके डैड ने उसे दिया है। जब उसके डैड यहाँ पे आएंगे तो ये पूरा वर्ल्ड ही पलक झपकते ही बर्बाद हो जाएगा, डिस्ट्रक्टेड हो जाएगा। इसलिए उसका काम यहाँ पे सिर्फ उन मेजर्स को ढूंढना है, तब तक वो यहाँ पे डैड को समन करने की तैयारी करता है। लेकिन अगले ही पल इन्हें पता चल जाता है कि मेगाजॉर्ड ने इन्हें देख लिया और मेगाजॉर्ड की नजर इनके ऊपर पड़ जाती है। इसके बाद मेगाजॉर्ड उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों फालतू की बकवास करना बंद करो, हम लोगों के पास और भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। ये दोनों बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, एक यहाँ पे रुक के समन करेगा और दूसरा वाला हमला बोल देता है मेगाजॉर्ड के ऊपर। ये वाला आग को बीच में लेता है और अपने डैड को समन करने के लिए कोशिश करने लगता है, जिसको ये लोग गॉड समनिंग कह रहे हैं। व्हाट द फक इज दिस नेम। खैर हम लोग उस दूसरे वाले को बंदे देखते हैं और ये पता नहीं कैसा अटैक करता है, लेकिन ये सीधा मेगाजॉर्ड की बॉडी के अंदर घुसता है और लैंडमैन को गले से पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि उसे लीडर को पहले गिराना पड़ेगा। जियाओ उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जियाओ अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। वो उसे कहता है कि तुम्हारी एबिलिटीज भी उतनी ही बेकार है जितनी की इसकी है, मैं तुम दोनों को कभी भी टीम अप करने नहीं दूंगा। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मेगाजॉर्ड की बॉडी के अंदर एक तगड़ा धमाका होता है और सभी मेगाजॉर्ड अलग अलग डिसमेंटल होकर दूर जाके गिरते हैं। नंबर 2 मेगाजॉर्ड से पूछता है कि वो डायरेक्ट कैबिनेट यानी कि उस जगह के अंदर कैसे घुस गया जहाँ से ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेट। मेगाजॉर्ड आगे से बताता है कि वो एक मेंटल अटैक था, कोई फिजिकल अटैक नहीं, इसीलिए वो सीधा कैबिनेट के अंदर घुस गया। हम लोग जिहाओ को देखते हैं जो कि नीचे आके गिरता है और इसने पता नहीं लैंडमैन को क्यों पकड़े हुए था। भैया वाला मेज अभी भी यहाँ पे आर्कम मेजेस को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। भैया हरी आग वाला जो बंदा था यहाँ पे उन 6 के 6 डिसेबल्स को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन्हें रोकने में काफी ज्यादा एनर्जी लग रही थी। इसीलिए वो दूसरे वाले बंदे से कहता है कि जल्दी ढूंढो, नहीं रोकने में काफी ज्यादा ताकत लगेगी और मैंने ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा। तो फिर दूसरा वाला बंदा यहाँ पे अपने काम को शुरू करता है और इसे एक झटके के अंदर ही पता लग जाता है कि आर्कम मेजेस एनोर्डलिंग की पीठ के अंदर हैं। इसके बाद अगला सीन टियानलैंड क्लैन का होता है और उसके अंदर से सिस्टरलैंड बाहर निकलती है जो कि इस गॉड के हाथ के ऊपर एक स्क्रैच मार देती हैं। इसके बाद वो बैरियर को तोड़ते हुए अपने घर से बाहर निकलती हैं और सीधा उस बंदे के ऊपर स्लैश मार देती है। वो बंदा जल्दी से डॉज करता है और पीछे हट जाता है। सिस्टरलैंड उन दोनों से कहती है कौन है रे तुम लोग, काहे इधर आके बवाल मचा रहा है। इधर इनके बीच में खुशी की लहर आ जाती है। आगे से कहते हैं कि सिस्टरलैंड बाहर आ गई है, अब हम लोग यहाँ पे बच जाएंगे, वो हम लोगों को बचा सकती हैं। इसके बाद ये लोग जिहाओ को भी लैंडमैन को भी नीचे छोड़ देते हैं और फिर ये दोनों सिस्टरलैंड की तरफ देखते हुए कहते हैं ये इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे लिए टाइम निकालोगे जब तक हम लोग आर्कमेज को ढूंढ नहीं लेते। तो दूसरा वाला आगे से कहता है मुझे क्या पता यार, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं इसे रोक ही नहीं पाया। सिस्टरलैंड इन दोनों से कहती है कि वो 2 हरामी तुम ही हो ना जिन लोगों ने वो मैथ इक्वेशन मेरे कमरे में घुसाई थी, तुम्हारी वजह से मैंने यहाँ पे हजारों साल लगा दी सिर्फ उस इक्वेशन को सॉल्व करने में, और मुझे जानते हो क्या मिला, बाबा जी का ठुल्लू। इस पे ये दोनों सिस्टरलैंड के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारे बैड इंटेंशन है तुम्हारे टीचर के लिए, बस तुम उसके सामने अच्छा दिखना चाहती हो, उसकी तारीफ करना चाहती हो, अच्छा हुआ कि तुम वो सॉल्व नहीं कर पाए। सिस्टरलैंड दोनों से कहती है कि तुमने टीचर को यहाँ से बहुत ज्यादा दूर भेज दिया है, मैं तुमसे इतना ही कहूंगी कि मरने के लिए सबसे आसान रास्ता चूज कर लेना जब वो यहाँ पे आएगा। ये दोनों आगे से कहते हैं कि जब वो आ पाएगा उससे पहले ही हम लोग यहाँ पे सब कुछ खत्म कर चुके होंगे। इसके बाद हम लोग यान को किसी गैलेक्सी के बीच में देखते हैं, उसके सामने पहले एक प्लेनेट था। इसके बाद कैमरा जूम आउट होता है तो हमें पता चलता है कि उसके सामने एक नहीं अरबों खरबों प्लेनेट्स थे जहाँ पे उसी तरीके के और भी सारे लोग रहते हैं। यान भी आगे से कहता है कि सुपर पावर कुछ ज्यादा ही क्रेजी लेवल पे जा चुकी है यहाँ पे। इसके बाद यान यहाँ पे हीट विजन का इस्तेमाल करता है और वो सभी प्लेनेट्स को डिस्ट्रॉय करते हुए लगातार गैलेक्सी के अंदर बढ़ते रहता है। अगर तुम लोग कंफ्यूज हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि यान यहाँ पे उस मैथ इक्वेशन को फॉलो कर रहा है और वो गैलेक्सी के अंदर चलते ही जा रहा है। इसके बाद हम लोग एरिना वाली साइड पे देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। इसको महसूस करके सन भी हैरान हो जाती है कि ये क्या चीज है। इन दोनों का ईगो कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहा था। ये लोग आगे से
कहते हैं कि यान यहाँ पे आ भी गया तो वो क्या उखाड़ लेगा, जब गॉड यहाँ पे आएगा तो फिर मैं किसी के सामने भी नहीं डरने वाला। इसके बाद ये दोनों अपना चोगा छोड़ते हैं और आगे से डेमीगॉड फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। बिल्कुल वन पंच मैन के गॉड की तरह इनकी भी कोई बॉडी नहीं थी, ये सिर्फ प्योर मेंटल पावर से ही बने हुए हैं। मैजिक एकेडमी स्कॉलर आगे से कहती है कि ये क्या चीज है भाई, ये तो हमारी नॉलेज से बिल्कुल परे जा चुकी है। लेकिन सिस्टर लैन को इस डेमीगॉड फॉर्म के बारे में पता था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डेमीगॉड फॉर्म आगे से अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ता है और वो सिस्टर लैन के ऊपर उन्हीं हाथों से हमला बोल देता है। लेकिन सिस्टर लैन आगे से अपनी शॉट का इस्तेमाल करते हुए उन सभी हाथों को लगातार काटने लगती है और ये जहाँ जहाँ पे गिर रहे थे वहाँ पे धमाके हो रहे थे। मैजिक स्कॉलर भागते हुए कहती है भागो रे। और जैसे कि मैंने बताया कि सिस्टर लैन ने यहाँ पे इनके हाथों को काटा है, तो ये जहाँ पे गिर रहे थे वहाँ पे कुछ लिक्विड टाइप का छोड़ रहे थे। मैंग उसे छूने वाली थी तो इनएडिसेबल उसे रोक लेता है, ये कहते हुए कि उसे छूना नहीं, उसके अंदर अबायस है बेसिकली ब्लैक होल की तरह, जो कि मैंग को अपने अंदर ही खींच लेगा हमेशा हमेशा के लिए। जिसके बाद दोनों यहाँ पे सिस्टर लैन से कह ही रहे थे कि तुम्हारी ये जरूरत, तुम हमें चैलेंज कैसे कर सकती हो उस घटिया पावर के साथ में। लेकिन अगले ही पल सिस्टर लैन तेजी के साथ आगे बढ़ती है और इनके टुकड़े करते हुए पार निकल जाती है और वो इन दोनों को पत्ता गोभी की तरह टुकड़ों में काट देती है। एक जो बच गया था तो सिस्टर लैन उसके ऊपर अटैक करती है और उसे किस्तों में काट देती है, यानी टुकड़ों में। लेकिन अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि ये लोग दोबारा वहाँ पे रीजनरेट करने लगते हैं और रीजनरेट होकर अपनी फुल फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। दूसरे वाला भी रीजनरेट हो जाता है और आगे से कहते हैं इस लड़की के साथ दिक्कत क्या है, हम दोनों यहाँ पे हायर लेवल पे हैं। तो फिर सिस्टर लैन भी ये देख के हैरान हो गई थी कि ये दोनों जिंदा कैसे हो गए। इसके बाद ये दोनों आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये सिर्फ एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है, यानी कि बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद ये खुद को ट्रेन कैसे कर सकती है। और ये दोनों यहाँ पे लैन से कहते हैं कि मैं ये बात मानता हूँ कि जिसने तुम्हें बनाया है वो पक्का ही कमाल का होगा, लेकिन ये हमारी मेंटल फॉर्म है। तुम हमारे जीन को तो डिस्ट्रॉय कर सकती हो लेकिन हमें नहीं मार सकती। सिस्टर लैन इस बात को काफी ज्यादा सीरियस और ईगो पे ले लेती हैं और वो आगे से शॉर्ट प्रैक्टिस का यूज करते हुए बताती हैं कि शॉर्ट प्रैक्टिस हर एक चीज को काट सकता है, टाइम हो, भाग्य हो, जिंदगी की लहर हो या फिर ये दुनिया हो, चाहे वो कॉज एंड रिजल्ट ही क्यों ना हो, वो हर एक चीज को काट सकते हैं। कॉज एंड रिजल्ट का मतलब हर एक चीज की एक वजह होती है और उसका परिणाम होता है। जैसे मेरे पैदा होने की कोई तो वजह होगी लेकिन वो मुझे पता नहीं है। मैं ये देख के हैरान हो जाते हैं कि सिस्टर लैन यहाँ पे शॉर्ट प्रैक्टिस को किस लेवल पे इस्तेमाल कर सकती है। और ये दोनों सिस्टर लैन से अभी भी कह रहे थे कि तुम बस एक क्रिएशन हो, किसी और के हाथों से बनाए हुए और कुछ भी नहीं। तो सिस्टर लैन आगे से कहती है कि हाँ, मैं बस एक पपेट हूँ जिसको क्ले से बनाया गया है। ये दोनों आगे से घबरा के कहते हैं कि मिट्टी से बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, कोई मिट्टी ऐसा कर ही नहीं सकती। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिस्टर लैन वहाँ पे अपनी सॉल्ट फील्ड को रिलीज करती है और ये दोनों जैसे उस सॉल्ट फील्ड की चपेट में आते हैं तो एक अलग ही डायमेंशन के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे सिर्फ सिस्टर लैन और ये तीनों थे। इनएडिसेबल हम लोगों को बताता है कि इसे सॉल्ट फील्ड कहा जाता है जिसको सिर्फ ग्रेट इमॉर्टल्स ही एक्टिवेट कर सकते हैं और इस फील्ड के अंदर सॉल्ट इमॉर्टल्स यहाँ पे कुछ भी काट सकते हैं, कुछ भी। इसके बाद हम लोग सिस्टर लैन को देखते हैं जो कि इन लोगों को गाजर मूली की तरह काटते जा रही थी। फिर इन लोगों को पता चलता है कि ये लोगों की मेंटालिटी यहाँ पे रिकवर नहीं हो पा रही है और सिस्टर लैन लोगों को काट नहीं रही थी, इनके साथ खेल रही थी। वो अलग अलग जगह से टेलीपोर्ट होकर इन लोगों के ऊपर हमले करते जा रहे थे, उन्हें छोटा छोटा टुकड़ों में काटते जा रही थी। इन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये सिस्टर लैन की फील्ड है, वो यहाँ पे इन लोगों के प्रेजेंस है यानी कि मौजूदगी को भी कंट्रोल कर सकती है स्पेस के जरिए। इसलिए उन लोगों को यहाँ से दुम दबाते भाग लेना चाहिए इससे पहले कि कोई मारा जाए। लेकिन जब ये बेचारे भागने की कोशिश कर रहे थे तब सिस्टर लैन इन्हें कैद कर लेती है और वह इन्हें भागने भी नहीं देती है। सिस्टर लैन इन लोगों को बताती है कि बाहर से देखने पे ये सिर्फ एक छोटा सा स्मॉल स्पेस ही दिखेगा लेकिन अंदर से ये इन्फिनाइट है, जितना चाहे उतना मैं इसे लंबा खींच सकती हो, इसलिए तुम लोग यहाँ से भाग ही नहीं सकते और तुम्हारी मेंटालिटी यहाँ पे टुकड़ों में बढ़ जाएगी। इस पे आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं मार ही दोगे क्या हमें। और सिस्टर लैन आगे से कहती है हाँ, ये वाला लास्ट स्लैश होगा और इसके साथ ही तुम लोग यहाँ से गायब हो जाओगे। ये दोनों आगे से अपना सर पकड़ लेते हैं और आगे से रोते हुए कहते हैं डैडी बचाओ हमें, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे, डैड प्लीज कम टू सेव अस। तो फिर हम लोग उस हरी आग को देखते हैं जो कि आगे से झुलस जाती है। इसके बाद ये भड़क के सीधा उस शॉर्ट फील्ड के अंदर जाती है और वहां से अपनी फोर्स का इस्तेमाल करते हुए सिस्टर लैन को उन्हीं की फील्ड से बाहर निकाल देती है और वो धड़ाम से नीचे जा गिरती है। सिस्टर लैन को भी समझ में नहीं आता है कि इस हरी आग के साथ गड़बड़ क्या है, ये आगे से इतने ज्यादा मसल क्यों रही है। फिर वो हरी आग अपनी पावर्स का यूज करते हुए इन दोनों को हील भी कर देती है और इन्हें ऐसा लगता है कि ये मौत से बस टक से छूके ही वापस आए हैं। शायद वो हरी आग इन दोनों से कहती है कि वो हार रही है, जल्दी से इस मौके का फायदा उठाओ और उसे मार दो। इसके बाद ये दोनों दोबारा यहाँ पे सिस्टर लैन के साथ फाइट करने लगते हैं और इन लोगों को यहाँ पे सिस्टर लैन की चिंता होने लगती है। मंगो यहाँ पे इनएडिसेबल से पूछता है कि वो जीत जाएंगी ना, वो हारेंगी तो नहीं ना। इनएडिसेबल आगे से कहता है कि पूरी ईमानदारी से बताओ, वो इतनी देर तक उन दोनों को होल्ड बैक करे हुई है और उन्हें डोमिनेट करें, यही बहुत बड़ी बात है। उन दोनों का पावर लेवल काफी ज्यादा बड़ा है सिस्टर लैन के मुकाबले में, इसीलिए वो धीरे धीरे करके अपनी लिमिट पे आ रही है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिस्टर
लैन यहाँ पे अब धीरे धीरे करके हारने लगी हैं। वो दोनों डेमीगॉड अपने पंचेस का इस्तेमाल सिस्टर लैन के ऊपर करते हैं और उन्हें बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। इसके बाद एक डेमीगॉड अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सिस्टर लैन के ऊपर एक पावरफुल पंच मारता है, ये कहते हुए कि इसे कोई भी नहीं रोक सकता है, तुम हमारे सामने नहीं टिक सकते। अब उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि एन या फिर लिंक का वहाँ पे हाथ आता है, जो कि उस बंदे के गले को मुंडी को साइड में करते हुए कहता है कि क्या बोल रहे हो तुम आए। वहीं एन के एक हाथ के हल्के से झटके से ही खिसकते हुए दूर चला जाता है और जब ये सामने उठ के देखता है तो फिर से एन और लिंक दिखाई देती हैं, जो कि अब क्रिएटर लेवल पे प्रमोट हो चुकी हैं। वहीं इन दोनों को इस तरीके से उड़ता हुआ देख के ये हैरान हो जाते हैं और आगे से कहते हैं कि ये तो हमारे गार्डियन बीस्ट हैं। वहीं इन्हें समझ में आ जाता है कि उन दोनों का प्रेजेंस है, यानी कि अब अस्तित्व पूरी तरीके से बदल चुका है। हम इन दोनों को देखते हैं जो कि आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं बेवकूफ हो, उनकी बॉडी के अंदर ही ब्लैक एंड व्हाइट मीज है, इसीलिए उनके प्रेजेंस को बदलना तो था ही। एक डेमीगॉड आगे से कहता है कि स्क्रोल उनके पेट के अंदर थे, इसीलिए मैं उन्हें अच्छे से देख नहीं पाया। और दूसरा वाला डेमीगॉड आगे से कहता है कि तुम उन्हें देख नहीं पाए, एक सेकंड रुको, मैं देखता हूँ कि मैं उन्हें खोल पाता हूँ या नहीं, उनके पेट को चीर के। हम लोग एन और लिंक को देखते हैं जो कि आगे से अपनी सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल कर रहे थे और उस आर्ट का इस्तेमाल करते हुए ये दोनों उन डेमीगॉड से कहते हैं कि आ जाओ, देखते हैं कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है या नहीं। वहीं पे उन दोनों के स्ट्रेंथ को देख के ये लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इन डिसेपल आगे से चीखते हुए कहता है कि ये डिवाइन रियलम है, इसको ग्रेट डिमन किंग कहा जाता है। जिया और लैनमिन जब उन दोनों की पावर देखते हैं तो फिर उन्हें भी पता चल जाता है कि ये दोनों पहले ही क्रिएटर लेवल पे जा चुकी हैं। इसके बाद हम इन दोनों मेजर्स को देखते हैं और आगे से चैन की सांस लेते हैं और व्हाइट वाला बुढ़ा आगे से कहता है कि ये किस मिट्टी के बने, साला ये लोग पॉट तक खा गए। इसके बाद ये पहले गालियां देता है और बाद में तारीफ करता है, जो भी हो लेकिन ये कम से कम क्रिएटर लेवल पे तो चलेगा और हमें बचा लेंगे। हम इन दोनों डेमीगॉड्स को देखते हैं और ये आगे से कहते हैं कि इनके पास तो प्रेजेंस ही नहीं है, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे ही नहीं। इस पे इन डिसेपल आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम गॉड्स नहीं गू हो, वो लोग एक डीमंस है, विलन को इतना ज्यादा स्टूपिड नहीं होना चाहिए। उनके पास भले यहाँ पे ह्यूमन सेफ है लेकिन वो ह्यूमन बिल्कुल भी नहीं है, हमारी तरह वो कल्टिवेटर्स नहीं है। मैं उससे पूछती है क्या कहना चाहती हो, साफ साफ बताओ ना। इस पे इन डिसेपल आगे से बताता है कि डीमन पाथ को कल्टीवेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और मुश्किल से ही कोई हेवनली इमॉर्टल रियलम पे पहुंच पाता है और ये चांस लाखों में एक का होता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इन दोनों को छोड़ के आज तक कोई भी हेवनली रियलम के अंदर पहुंचा नहीं है डिमोनिक कल्टीवेशन के पाथ में। वहीं पे हम इन दोनों को भी आगे से डर लगने लगा था जैसे जैसे वो दोनों अपनी पावर्स को रिलीज करते जा रहे थे। इसके बाद एन तेजी के साथ आगे बढ़ती है और वो एक डेमीगॉड के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है और उसे 2 हिस्सों में काट देती है। ये स्लैश इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो डेमीगॉड को काटते हुए पेंटिंग से बाहर निकलती है और बाहरी दुनिया में बिल्डिंगों को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। ये आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं क्या हो रहा है ये भाई, अब तो हमें चैन से जीने दो, वो लोग ट्रिप पे गए हैं, कम से कम 2-3 दिनों तक तो सुकून से रहने दो। हम देखते हैं कि ये वाला स्लैश अर्थ से बाहर गैलेक्सी में भी गया था और गैलेक्सी को भी चीर दिया था। ये आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, ये एकेडमी के अंदर क्या चल रहा है। वहीं पे एन के स्ट्रेंथ को देख के ये सभी लोग हक्का बक्का रह जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। लैनमिन और जियाओ आगे से कहते हैं कि बस एक स्ट्राइक ने पेंटिंग को चीर के बिल्डिंग काट दी और स्पेस के अंदर भी छेद कर दिया। मैं आगे से कहते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पे अर्थ के सरफेस को भी काट दिया है, ये कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। इसके बाद साउलो सिस्टर लाइन से पूछती है कि क्या वो कमीने मारे गए या वो लोग दोबारा जिंदा हो जाएंगे। इस पे सिस्टर लाइन आगे से बताती है कि वो लोग दोबारा जिंदा हो सकते हैं, उस आग की वजह से वो उन्हें दोबारा जिंदा कर रही है और हम देखते हैं कि उस हरी आग ने इन्हें दोबारा जिंदा कर भी दिया था। सिस्टर लाइन हम लोगों को बताती है कि डीमन जब पैदा होते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर इमेंस स्ट्रेंथ रहती है और वो फुल ऑफ एसेंस से बने होते हैं, इसलिए जब भी यहाँ पे डीमन स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं जब भी उन्हें यहाँ पे कल्टीवेशन बूस्ट मिलता है। और इनर प्लेटल मिलने के बाद उनकी बॉडी बिल्कुल इनविंसिबल हो जाती है और अपनी खुद की डिमोनिक बॉडी के साथ में वो आसानी के साथ यहाँ पे कई सारे गोल्डन इमॉर्टल कोर के कल्टीवेटर्स को धूल चढ़ा सकते हैं, भले ही वो लोग पीक स्टेज पे ही क्यों ना हो। इसके बाद सिस्टर उड़ते हुए यहाँ से निकल जाती है किन्हीं लोगों को आजाद करने के लिए। इसके बाद हम लोग डेमीगॉड को देखते हैं जो कि आगे से हार नहीं मान रहा था। वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि फादर मुझे और ज्यादा शक्ति दीजिए, बस थोड़ी सी, मैं हैंडल कर सकता हूँ ये सब कुछ। इस पे ये हरी आग एक ये सुगर डैडी अपनी एनर्जी यहाँ पे इस डेमीगॉड को देता है। वहीं पे इन लोगों को देख रहे थे, ये कहते हुए हाँ कर लो, मैं एरन तो होने की ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में उंगली करूंगी। खैर इसके बाद ये सुगर डैडी यहाँ पे कुछ ज्यादा एनर्जी देता है और आगे से ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसको देख के मुझे कैस ऑफ क्लैन का वो गोलम याद आ गया। जैसे जैसे वो इवॉल्व होता है वैसे वैसे उनकी पीठ पे भी इसी तरीके के निशान आ जाते हैं जो पत्थर के बने होते हैं। भाई साहब के पास एक शॉट भी थी जो कि काफी ज्यादा बड़ी थी। ये लोग आगे से ये देख के हैरान हो जाते हैं कि एक आग ने इन लोगों को इस हद तक बदल दिया। इसके बाद ये लोग फिर से ईगो मोड पे चले जाते हैं और ये आगे से कहते हैं कि अभी इन्हें सुगर डैडी की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये दोनों एन और लिंक से कहते हैं क्या तुम्हें अभी भी सच में लगता है कि तुम हमारी कॉन्शियस को तोड़ सकती हो, हरा सकती हो। लेकिन उसी टाइम पे एन एक स्लैश का
का इस्तेमाल करती है जो कि उन्हें क्या उनकी हरी आग को भी काटते हुए निकल जाता है। जिसके बाद एन अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और वो उनकी मुंडी को पकड़ के इधर उधर मरोड़ देती है और उन्हें आपस में फंसा के एक बहुत बड़ी गेंद बना देती है और कहती है कि हम इनविंसिबल हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारी जिंदगी बहुत ही ज्यादा बदतर करने वाली हूँ। इसके बाद वो उसे डेमी गॉड को एक बॉल की तरह उछालती है और उसे फुटबॉल की तरह किक मारती है। डेमी गॉड की बॉल उड़ते हुए सीधा लिंक के पास जाती है तो वो इसको बेसबॉल बॉल बना लेती है। इसके बाद वो अपनी तलवार के लट्ठे से इस्तेमाल करते हुए उसे धड़ाम से मारती है, जिसके बाद वो दोनों इसी तरीके से बॉल बॉल खेलने लगती हैं। कोई साइड से फुटबॉल बनाता है तो कोई साइड से बेसबॉल, जिसके बाद वो क्रिकेट पे भी आ जाते हैं। ये दोनों ये सब कुछ देख रहे थे और अपने मन के अंदर सोचते हैं वाह क्या लाइव फुटेज है, हमें खेल देखने को मिला है, वो भी मल्टीपल खेल। जिसके बाद लोग खेल खेल के थक जाते हैं तो फिर एन आगे से तलवार निकाल लेती है ये कहते हुए कि अब खेलना काफी ज्यादा हो गया है, अब खुद को अगले 1000 सालों के लिए चला लो, इससे पहले कि हम तुम्हें कुत्ते की मौत मार दें। इसके बाद वो दोनों दोबारा अपनी डिमोनिक आर्ट्स का इस्तेमाल करती हैं और वो डेमी गॉड की बॉडी के ऊपर आग लगा देती हैं, जिससे वो जल के वहीं पे ही मारा जाता है। इस पे ये लोग आगे से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि ये सब कुछ हो गया, अब इन्हें यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एन और लिंग आगे से कहती हैं कि हमें कभी भी हल्के में ना लेना, लेकिन हम लोग एन के पीछे ही दोबारा एक डेमी गॉड को देखते हैं और उसके ऊपर भी हरी आग जल रही थी, लेकिन ये कोई नॉर्मल डेमी गॉड नहीं था। ये आगे से खुद को ट्रांसफॉर्म करते हुए एक ह्यूमन फॉर्म ले लेता है और उन दोनों से कहता है कि छोटी लड़कियों, इतने ज्यादा कम उम्र में होने के बावजूद तुम्हारे पास पर्सनालिटी काफी ज्यादा ग्रम्फी यानी कि घमंडी वाली है। एन और लिंग वहाँ पे उस डेमी गॉड को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ये लोग भी आगे से हैरान होकर कहते हैं कि वो घटिया चीजें इस हैंडसम लौंडे के अंदर कैसे बदल गई, ये तो साले मन चाहे चीजें जब चाहे तब प्लास्टिक सर्जरी कर ले रहे हैं, कोई ने साउथ कोरिया भेजो ये टेक्नोलॉजी लेके वहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। एन और लिंग भी ये देख के हैरान हो जाते हैं कि इतना सब मारने के बावजूद ये मरा नहीं, और वो आगे से कहते हैं कि इस बार हम लोग और भी ज्यादा दया नहीं दिखाएंगे। उन्हीं दोनों की पीठ के नीचे हम लोग देखते हैं कि ये आगे से चिल्ला रहे थे कि यही एक क्रिएशन गॉड, ये जो भी स्पीसीज को क्रिएट करता है उनका इस्तेमाल करता है उनका रूप लेने के लिए। इसके बाद दोनों बुढ़े आगे से दोबारा चिल्लाते हुए कहते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये आगे से कहते हैं हमें क्या पता, मुझे क्या पता था कि गॉड यहाँ पे खुद ही आ जाएगा बदला लेने के लिए। क्रिएशन गॉड उन दोनों से कहता है कि वो जो तुम्हारे पेट के अंदर 2 बॉटल्स हैं वो मुझे दे दो, इससे तुम्हारी दुनिया के अंदर जो केओस हो रहा है वो पूरी तरीके से शांत हो जाएगा। उसी टाइम पे हम लोग लैन को देखते हैं जो तेजी के साथ इन 5 घरों की तरफ आगे बढ़ रहे थे जहाँ पे बाकी डिसेपल कैद थे, और उसका प्लान यही था कि वो इन सभी लोगों को आजाद करा के क्रिएशन गॉड को हराने में मदद कर सकती है। हम इन दोनों बुड्ढों को देखते हैं जो आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि हमने माफी मांग ली थी, तुम हमारा पीछा अभी भी नहीं छोड़े तो हम लोग क्या करें। जिस पे क्रिएशन गॉड आगे से कहता है अगर माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाता तो फिर यहाँ पे नियम और कायदे कानून की जरूरत ही क्या थी। एंड यहाँ पे क्रिएशन गॉड से कहती है कि तुम बस उनके टैलेंट से जेलस हो, कहीं वो तुम्हें पीछे न छोड़ दे, इसीलिए तुम उन्हें सील करना चाहते हो। क्रिएशन गॉड आगे से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मैं उनसे बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ, अगर मैं चाहूँ तो फिर 2 उंगलियों से उन्हें मसल के रख सकता हूँ। मेरे लिए छोटे लेवल के डायमेंशंस को बनाना और हाई लेवल के क्रिएचर्स को बनाना बाएं हाथ का खेल है। जिसपे ये दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन्हें ये कहानी सुना ही नहीं गई थी। क्रिएशन गॉड आगे बताता है कि क्रिएटर इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं होता है, वो कम से कम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते ही हैं कि वो एक दुनिया को बना सकते हैं, लेकिन वो तो जो बुढ़े मेज हैं वो साले दुनिया के लिए केओस बन के आए हैं। उन दोनों की वजह से क्रिएटर्स आपस में ही लड़ते रहते हैं और वो साले इतने ज्यादा हरामी हैं कि वो अपने पोषण को भी उनके ऊपर लुटा देते हैं। इसकी फाइनल रिजल्ट में यहाँ पे और भी ज्यादा क्रिएटर्स आ जाते हैं जिससे और ज्यादा दुनिया के अंदर केओस मचता है और किसी भी वर्ल्ड के अंदर सही से संतुलन नहीं बन पाता है क्योंकि वहाँ पे 1 से ज्यादा या फिर 4-5 से ज्यादा क्रिएटर होते हैं। जिसपे इन दिनों का समझ में आ जाता है कि इसीलिए उनके वर्ल्ड के अंदर हमेशा लड़ाई दंगे होते ही रहते हैं। और क्रिएशन गॉड उन दोनों से कहता है कि अब तुम्हें समझ में आ चुका है तो वो दोनों मेरे हवाले कर दो। एनोलिंग उन दोनों बुड्ढों के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, दूसरों के घर में आग लगाते हुए गैस लाइटर का काम कर रहे हो। तो ये साइड में देखते हुए सीटी बजाने लगते हैं कि किसी ने कुछ कहा क्या, हमने नहीं सुना। क्रिएशन गॉड उन दोनों से कहता है कि आर्टिकल 351 के तहत उन दोनों बुड्ढों को आजीवन कारावास की सजा मिलती है, मेरे हवाले कर दो ताकि मैंने जिंदगी भर के लिए सील कर दूं। एंड आगे से इस चीज के लिए साफ मना कर देती है ये कहते हुए आर्टिकल 1310 हेवनली गॉड सेक्ट रूल के मुताबिक जो चीज नुकसान करती है वो फायदा भी देती है, जिसे आग लगने के बाद नए पौधे जो निकलते हैं वो बेहतरीन खिलते हैं, इसलिए हम तुम्हारी इच्छा को यहाँ पे पूरा नहीं कर सकते हैं। इस पे क्रिएशन गॉड आगे से कहता है कि फिर तो तुम्हारी कल्टीवेशन वर्ल्ड कुछ ज्यादा ही घटिया है यार। लेकिन हम इन 2 बुड्ढों को देखते हैं इनके अंदर खुशी की आंसू दौड़ाते हैं। ये आगे से कहते हैं इमॉर्टल क्रिएशन वर्ल्ड, मैं तुम लोगों से प्यार करता हूँ। ये दोनों उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है मेरा प्यार घंटा। अगर यार ने यहाँ पे वार्निंग न दी होती कि हम लोग यहाँ पे लगातार किसी भी डिसेबल को परेशान नहीं कर सकते पिलविल बनवाने के लिए, और अगर ये रूल ना होता तो फिर हम लोग तुम्हें कब का डंप कर चुके होते, पानी में डुबा दिया होता तुम्हारी बोतल्स को, तैर रहे होते अभी। इस पे दोनों घबरा जाते हैं और कपड़े से अपना पसीना पोंछने लगते हैं कि अच्छा है कि ऐसे रूल से नहीं तो हम कब का पानी में तैर रहे होते अब तक। फिर इसके बाद क्रिएशन गॉड आगे से सीरियस हो जाता है और वो आगे से कहता है क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी चारा नहीं बचता है तो अब यहाँ पे सिर्फ लड़ाई से ही सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि क्रिएशन गॉड जब अपनी पावर्स को यूज करता है तो हम लोग देखते हैं कि यान की जो पेंटिंग वर्ल्ड थी वहाँ पे पूरी तरीके से काले बादल आ जाते हैं। इसको देख के ये दोनों सबसे पहले हैरान होते हैं, जिसके बाद हम लोग इमॉर्टल वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ पे काले बादल ने
पूरे इमॉर्टल वर्ल्ड को ही घेर लिया था। सभी लोग ऊपर देखते हुए सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, आए दिन तो यहाँ बवाल होता ही रहता है लेकिन ये वाला नया है। और देखते ही देखते पूरा एरिया वहाँ पे काला हो जाता है। इसके बाद हम लोग सिस्टर लैन को देखते हैं और इसने बाकी डिसेपल्स को आजाद कर लिया था, लेकिन ये काफी ज्यादा घायल हो गई थी। इसके बाद इन सभी डिसेपल्स की नजर भी यहाँ पे काले बादलों के ऊपर पड़ती है जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को ही घेर लिया था। इसके बाद क्रिएशन गॉड और एन और लिंक की नजर बाकी डिसेपल्स के ऊपर पड़ती है जिन्होंने अपने वेपन बाहर निकाल लिए थे फाइट वाइट करने के लिए। वहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि सभी लोग आजाद हो गए, तो इन्हें लगता है कि ये लोग बच जाएंगे। इन दोनों को समझ में आ जाता है कि अब यहाँ पे इन लोगों के लड़ने की कोई भी जगह नहीं बची है, तो ये दोबारा साउलो और मैंग के पास आ जाते हैं, ये कहते हुए कि हम लोगों को यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। मैंग और साउलो इन लोगों के पास जाती है और उनसे कहती है कि यार तुम लोग तो लंबे हो गए हो हमसे। जिहाओ और लैनमिन आगे से कहते हैं कि 600 साल हो गए हैं, लंबा तो होना ही था। हम लोग देखते हैं कि क्रिएशन गॉड यहीं पे इन्हें रुकता है, धीरे धीरे करके पूरा वर्ल्ड और भी ज्यादा काला होते जा रहा था। इसके बाद हम लोग यान की पेंटिंग को देखते हैं जो पूरी काली हो जाती है, और पेंटिंग जैसे ही पूरी काली होती है तो उनकी बॉडी के ऊपर भी यहाँ पे काला रंग आने लगता है। इन्हें यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था इनकी बॉडी के ऊपर ये काला कलर आ कहाँ से रहा है, लेकिन हम लोग क्रिएशन गॉड को देखते हैं जो इसे बढ़ाते रहता है। इन्हें डिसेपल आगे से चीखते हुए कहता है कि हम लोगों ने तो यहाँ पे रंग छोड़ना शुरू कर दिया है। इसके बाद पट्टी वाला डिसेपल आगे से बताता है कि ये कलर जो हमारी बॉडी के ऊपर आ रहा है ये कोई भी चीज सेंस नहीं बनाती, ये बंदा कैसे हमारे वर्ल्ड को मैनिपुलेट कर सकता है। हम लोग यहाँ पे सिटी के बाकी सिटीजन्स को देखते हैं और उन लोगों के ऊपर भी काला रंग आने लगा था। वहाँ पे सिस्टर लैन आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि देख क्या रहा है, उसे ब्लॉक करो, वो हमारे वर्ल्ड को बाहरी दुनिया से अलग कर रहा है अपनी बॉडी के जरिए, और अगर कनेक्शन यहाँ पे पूरी तरीके से टूट जाता है तो फिर हम सभी लोग यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए पेंटिंग के अंदर फंसे रहेंगे। तो फिर एन आगे बढ़ती है, जिसके बाद वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए ऊपर की तरफ एक सूरज बना देती है जो कि यहाँ पे रंग को कुछ टाइम के लिए होल्ड बैक कर लेता है और इनकी बॉडी से काला रंग जाने लगता है। सिस्टर लैन आगे से कहती है कि ये लोग जो भी कर रहे हैं उनकी मदद करो, वो हमारी मदद कर सकते हैं, इसलिए ये सभी लोग भी आगे से अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं और एक खास एरिया के अंदर सूरज बना देते हैं जिससे ये लोग यहाँ पे रंग को ब्लॉक कर पाते हैं। क्रिएशन गॉड आगे से कहता है कि तुम लोग तो यार क्रिएटर पावर को भी इस्तेमाल कर पा रहे हो, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा नहीं है। उसी टाइम पैन तेजी के साथ आगे बढ़ती है और वो क्रिएटर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिएटर उसके अटैक को काफी इजीली ही ब्लॉक कर लेता है और उसके साथ खेलने लगता है। एंड लगातार उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन वो हिट नहीं कर रहा था, बस उनके अटैक्स को डॉज करते जा रहा था। इसके बाद वो अपने हाथ से बस एक ही झटका मारता है और एन उड़ते हुए दूर जाके गिरती है। लेकिन उससे पूछती है ठीक तो हो, तो एन आगे से बताती है ठीक हूँ। अगले ही पल जब क्रिएशन गॉड अपनी फुल पावर का अपनी थोड़ी बहुत पावर का इस्तेमाल करता है तो फिर हम लोग देखते हैं कि एन और लिंक टेलीपोर्ट होकर गैलेक्सी के बीच में आ जाती हैं और ये गैलेक्सी और कहीं नहीं क्रिएशन गॉड के हाथों में थे, जैसे कि यान ने अपने हाथों के अंदर गैलेक्सीज बनाई थी। ये सभी आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये सब कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है, जैसा कि हमने ये चीजें पहले भी देखी हैं। क्रिएशन गॉड उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को ज्यादा ही परेशानी खड़ी कर रही हो, इसलिए मैं तुम लोगों से बाद में निपटूंगा, तब तक तुम इस गैलेक्सी के अंदर मौज काटो, खाने के लिए काफी कुछ है वहाँ पे। जिससे ये लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद इन्हें समझ में आ जाता है कि ये लड़ाई अब डीमन और किसी अननोन गॉड के बीच में नहीं है, बल्कि एक ऐसा ओपोनेंट के खिलाफ है जो कुछ भी कर सकता है इनके साथ, जिसको कोई भी गोल्डन इमॉर्टल या फिर क्रिएटर लेवल का बंदा सामना नहीं कर सकता है। क्रिएशन गॉड उन दोनों से कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं यहाँ पे ज्यादा देर तक इंतजार भी नहीं कर सकता हूँ, ऐसा लगता है तुम्हारा टीचर कुछ ज्यादा ही बिजी है, उसे आने में और ज्यादा टाइम लगेगा। सिस्टर लैन उसे कहती है कि ज्यादा कॉकी ना बनो, लेकिन उसी टाइम पे क्रिएशन गॉड अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है तो हम देखते हैं कि ये लोग दोबारा मिट्टी के अंदर बदलने लगते हैं। इस पे ये लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कैसा बंदा है भाई, हमारे बड़े सीनियर्स तो यहाँ पे पिघले जा रहे हैं। तो फिर उन लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पे जिया और लैनमिन दोबारा फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सालो ने रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यही हमारे पास चॉइस बची है, हमें थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ेगा, तब तक टीचर यहाँ पे नहीं आ जाते हैं। इसके बाद लैनमिन और जिया आगे से फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उस गोले को रोकने की कोशिश करने लगते हैं जिसको क्रिएशन गॉड ने अपने हाथों में रखा हुआ था। क्रिएशन गॉड उन दोनों से कहता है कि एक के पास इन्फिनाइट डैमेज एबिलिटी और एक के पास इमोर्टैलिटी है, काफी अच्छे सामान है, और तुम्हारे इमोर्टल वर्ल्ड के पास उनके खुद की स्ट्रेंथ है, लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारी उम्र काफी ज्यादा कम है, ये सब कुछ मैं ले रहा हूँ। इसके बाद वो जिया और लैनमिन की पावर्स उनकी बॉडी से खींच के ले लेता है। मैं आगे से हैरान होकर कहती है कि इस बंदे का लेवल क्या है भाई, बस हाथ उठा के इसने इन दोनों की पावर से ले ली। इन डिसेपल आगे से कहता है कि कुछ भी हो साला, मैं यहाँ पे कुछ कह ही नहीं सकता हूँ, बस वो मन के अंदर यही सोचता है कि ये बंदा जो उसके सामने खड़ा है इसकी एबिलिटीज इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है। सालो लैनमिन से पूछती है कि तुम लोग ठीक तो हो, तो लैनमिन आगे से बताता है कि उसने हमारी एबिलिटीज ले ली है। क्रिएशन गॉड उन दोनों से कह ही रहा था कि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी एबिलिटीज को हासिल करना काफी ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन तभी यान उसे कहता है कि अच्छा तो तुम हो गॉड ऑफ क्रिएशन। इस पे सभी लोग उस आवाज की तरफ मुड़ के देखते हैं और सोचते हैं कि अब ये कौन आ गया है, और उन्हें पता चल जाता है कि ये और कोई नहीं हमारा यान है। हम लोग देखते हैं कि यान इसी वर्ल्ड के अंदर था, इसी घर के अंदर था, वो कहीं नहीं गया था और सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ ये सब कुछ देख रहा था। कर ये सभी लोग खुश हो जाते हैं कि यान वापस आ गया, अब ये लोग बच जाएंगे। क्रिएशन गॉड यहाँ पे यान से पूछता है कि तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए,
इसके बाद वो अपनी एबिलिटी का यूज करके गैलेक्सी के अंदर चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि यान अभी भी गैलेक्सी के अंदर ही है और वो यान से पूछता है कि तुमने ये कैसे किया। तो यान उसे बताता है कि तुम्हें बाहर निकालना काफी ज्यादा मुश्किल था, मुझे ये सारे हथकंडे अपनाने पड़े। इसके बाद यान क्रिएशन गॉड को एक और झटका देता है, ये कहते हुए कि तुम कुछ ज्यादा सोचते हो भाई, थोड़ा सा कम सोचा करो, मैं कभी यहाँ से गया ही नहीं था, मैं हमेशा से यही ही था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यान ने जो स्पेस के अंदर अपना एक शैडो बेचा था वो एक झटके के अंदर वहां से गायब हो जाता है और यान उससे कहता है कि मैं कभी ये जगह छोड़ के गया ही नहीं था, मैं यहीं पे था, तुम्हें देख रहा था। क्रिएशन गॉड की आगे से फटने लगती है, वो कहता है कि ये नामुमकिन है, वो तो बस तुम्हारा छोटा सा एक शैडो था, एक छोटा सा शैडो पूरी गैलेक्सी को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। यान आगे से कहता है कर सकता है, तुम्हें इससे कोई दिक्कत है, जिससे क्रिएशन गॉड काफी ज्यादा घबरा जाता है। वहीं पे ये लोग आगे से रोते हुए बताते हैं कि इस हरामी ने लैंडमिन और जियाओ की पावर्स भी ले ली है, कुछ करिए मास्टर, ये हमें बुली कर रहा है, वो भी पूरे संसार के सामने। यानी यहाँ पे क्रिएशन गॉड से कहता है कि तुम यहाँ पे इस अवतार में आए हो, जिसका मतलब यही है कि तुम्हें पता ही नहीं था कि हेवनली रियलम कहाँ पे है और तुम यहाँ पे आधे अधूरे आए हो, ऐसा लगता है कि मुझे अपने हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे। ये सभी लोग आगे से हैरान होकर कहते हैं कि ये सिर्फ आधा आया है, इसका मतलब क्या, ये अभी यहाँ पे पूरी तरीके से अपनी पावर से नहीं यूज कर रहा था, हमारी बेफालतू में फटी पड़ी थी या मैं ऐसे ही मसले दे रहा था। क्रिएशन गॉड आगे से घबराते हुए कहता है कि तुम ये सब कुछ देख सकते हो, इसका मतलब यह है कि तुम भी एक गॉड हो। यानी उससे कहता है तुम्हारी गर्दन दबोचने के बाद जब मैं उसे तोड़ दूंगा तब बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। इसके बाद यान क्रिएशन गॉड को ललकारता है कि आज आप भिड़ ले। इस पे ये लोग घबरा जाते हैं कि अब ये दोनों लड़ेंगे तो हम लोग मारे जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो दोनों कैरेक्टर इस अपनी मुट्ठी बंद करते हैं और उनकी मुट्ठी करने से वहाँ पे इतना ज्यादा तगड़ा धमाका होता है कि वो पूरा रियलम में डिस्ट्रॉय हो जाता है और जो पेंटिंग थी उसके दो टुकड़े हो जाते हैं और उस पेंटिंग के अंदर जो दुनिया थी वो स्पेस में बाहर जाती है और पृथ्वी के ऊपर खुलती है। आसान शब्दों में इतने समय यान की जो दुनिया है जहाँ पे ये लोग फाइट कर रहे हैं वो पृथ्वी के एकदम ऊपर है, यानी आसमान पे जगह पे आसमान नहीं, अब सिर्फ इन लोगों के घर और इनका रियलम दिखाई देगा। हम लोग बेंग को देखते हैं जो काफी ज्यादा घबरा जाती है कि वो सीधा पृथ्वी को देख रही है जहाँ पे वो लोग रहते हैं। इसके बाद हम लोग पृथ्वी को देखते हैं जहाँ पे लोग ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ऊपर देखो, और जब ये ऊपर देखते हैं तो ये एक दूसरे को गले लगा के चिल्लाने लगते हैं। ऑथर हम लोगों को बताता है कि जब उन दोनों ने अपनी मुट्ठी बंद करी थी तो उससे डैमेज इतना ज्यादा हुआ था कि अंदर की दुनिया पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो गई और जो अंदर वाली दुनिया थी वो पूरी तरीके से होल गैलेक्सी यानी कि पूरे आकाश गंगा के अंदर फैल गई, यहाँ तक कि वो इतने ज्यादा फैल गई कि बाहर भी लगातार बढ़ते जा रही है। हम लोग डेमी गॉड को देखते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था, इसका रंग छूटने लगा था। इसके बाद ये आगे से कहता है कि वार्म अप खत्म हुआ और वो यान के ऊपर एक जोरदार घुसा मारता है जिससे यान चट्टानों को तोड़ते हुए सीधा मार्स पे जा गिरता है। इसके बाद मार्स को डिस्ट्रॉय करते हुए वो सीधा जुपिटर पे जाता है, जुपिटर से सैटर्न, लेकिन यान को अभी भी कुछ भी नहीं हुआ था। तो क्रिएशन गॉड दोबारा स्पीड से आगे बढ़ता है और वो यान के ऊपर दोबारा हमला करता है और इस बार ये लोग पूरे सातों के सातों प्लेनेट को पार करते हुए सीधा सूरज के अंदर जा घुसते हैं। जिसके बाद हम लोग क्रिएशन गॉड को देखते हैं और ये दोबारा कुछ उटपटांग चीज करता है, सीधा सूरज को ही निगल जाता है। ये आगे से अपना सर पकड़ लेते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं ये हरामी करके आ रहा है, ये हमारे सन को खा रहा है, ऐसे कैसे खा सकता है भाई तू। लेकिन क्रिएशन गॉड यहाँ पे सन को माजा की तरह गटक जाता है और पूरे सन की एनर्जी को अपने अंदर खींच लेता है और जैसे ही सन गायब होता है तो यहाँ पे ग्रेविटी भी गायब हो जाती है और ये सभी लोग आसमान में उड़ने लगते हैं जैसे कि न्यूटन पैदा ही नहीं हुआ था। और ऑफ कोर्स सन के जाने की वजह से बाकी जो प्लैनेट्स थे वो भी अपने ऑर्बिट से भटक गए थे और इधर उधर घूमने लगे थे जैसे कि कंचे भटक रहे हो या फिर इन्हें किसी ने लटका दिया हो धागे से। इसके बाद हम लोग क्रिएशन गॉड को देखते हैं जो कि सूरज को एक लॉलीपॉप की तरह दांतों से चबा के फोड़ देता है जिससे वहां पे एक तगड़ा धमाका होता है। लेकिन हम लोग यान को देखते हैं जो अपनी एक उंगली के इशारे से ही क्रिएशन गॉड की बॉडी को आधा उड़ा देता है। हम लोग इन 6 को देखते हैं, ये सभी आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं टीचर मारना है तो मार ही दीजिए ना, उसे इतना ज्यादा तबाही क्यों मचाने दे रहे हैं। जिसके बाद हम लोग अर्थ पे देखते हैं तो ये सभी अंधे हो गए थे, ये आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं इतना अंधेरा क्यों है भाई, कहाँ आ गए हम। इसके बाद हम लोग यान को देखते हैं जो एब्सोल्युटली क्रेजी थिंग करता है, ये अपने हाथों से एक आर्टिफिशियल सूरज बनाता है और उसे उस जगह पे चिपका देता है जहाँ पे पहले सूरज हुआ करता था और जैसे सूरज दोबारा वहाँ पे आता है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, अर्थ पे ग्रेविटी भी वापस आ जाती है और ये सभी लोग जो आसमान में उड़ रहे थे ये दोबारा जमीन पे जा गिरते हैं। ये आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम साले दोबारा आ गए, इमॉर्टल कल्टीवेशन तुम हमें कभी भी नहीं छोड़ेगे, 100 चैप्टर हो चुके हैं लेकिन तब भी तुम लोग नहीं रुक रहे। इस पे ये लोग भी आगे से कहते हैं हमारी गलती थोड़ी ना है भाई, लेकिन अब सूरज वापस आ गया है ना, चुपचाप बैठो अपना काम धंधा करो जाके। वहीं पे सभी लोग यान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि यान ने यहाँ पे एक आर्टिफिशियल सूरज बना दिया, दैट इज क्रेजी शिट। जिसके बाद हम लोग क्रिएशन गॉड को देखते हैं और ये दोबारा अपने आप को रिकवर कर लेता है और यान से कहता है कि मैंने जितना सोचा था तो मुझसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो, इसीलिए अब मैं यहाँ पे अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करूंगा। तो ये बड़वा जब अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है तो ये अपना जेंडर ही परिवर्तित कर लेता है और बन जाता है एक लड़की। ये सभी आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये क्या है साले, तू हरामी लड़की में कैसे बदल गया, हम तुझे गाली कैसे देंगे अब। इसके बाद हम लोग क्रिएशन गॉड को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि इमोर्टैलिटी और इनफिनाइट डैमेज कमाल का इनहेंसमेंट होगा, जिसके बाद वो जिहाओ और लैंडमैन की पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद भाई साहब की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये अपने हाथों से, सैटर्न ही कहते हैं ना इसे, हाँ सैटर्न ही है, वो अपने हाथों से सैटर्न को पकड़ता है और उसे कंचों की तरह फोड़ देता है। जिसके बाद वो सैटर्न का इस्तेमाल करते हुए
हुए उस पूरे प्लेनेट को यान के ऊपर धड़ाम से दे मारता है, लेकिन यान उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके हाथ को चीरते हुए बाहर निकलता है और क्रिएशन गॉड के मुंह के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है। और यान ने जो घूंसा मारा था उससे क्रिएशन गॉड उड़ते उड़ते सीधा इन लोगों की तरफ आ रहा था और धड़ाम से इनकी जमीन पे जा गिरता है। क्रिएशन गॉड को दोबारा यकीन नहीं होता है कि यान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है कि उसे बस एक पंच में ही इतनी दूर उड़ा दिया। वहीं पे यान क्रिएशन गॉड से कहता है, अगर तुम खुद को गॉड्स कहते हो लेकिन तब भी मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तुम्हें थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए। क्रिएशन गॉड अभी भी हार नहीं मानता है, जिसके बाद अपने हाथों पे यूनिवर्स बनाता है जैसा कि इसने इन और लैंग के साथ किया था और यान को उसी के अंदर कैद कर लेता है। और यान से कहता है कि मैंने तुम्हारे स्टूडेंट्स की एबिलिटी ली है, इमोर्टैलिटी और इन्फिनाइट डैमेज। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी भी मुझे हरा सकते हो? मेरे अंदर पूरा का पूरा एक यूनिवर्स है और ये पूरी तरीके से इन्फिनाइट है, तुम कभी भी इससे बाहर नहीं निकल सकते, तुम यहीं पे ही सड़ के मरोगे। यान अपने मन के अंदर सोचता है कि ये पागल वागल है क्या इसने नशे किए हैं या फिर गांजा फूक लिया है। इसके अगले ही सीन हम लोग देखते हैं कि यान इसकी आंखों के सामने अपीयर होता है जहाँ पे पुतली होती है, बिल्कुल वहीं पे। क्रिएशन गॉड आगे से हैरान होते हुए कहता है कि क्या है रे तू इतनी जल्दी बाहर कैसे निकल आया उसी यूनिवर्स के अंदर से। यान उससे पूछता है कि गॉड्स के पास दिमाग होता है या नहीं। दिमाग एक अच्छी चीज होती है, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे पास वो होगा। इसके बाद यान जब अपनी मुट्ठी बंद करता है और वो क्रिएशन गॉड की कॉन्शियस को एक पल के अंदर डिस्ट्रॉय कर देता है। क्रिएशन गॉड आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि ये नामुमकिन है, मैं एक कॉन्शियस एंटिटी हूँ, इमोर्टैलिटी और इन्फिनाइट डैमेज स्किल के साथ में मैं एक इनविंसिबल हूँ, कोई भी अटैक मुझे मार नहीं सकता है, मेरी एनर्जी हमेशा बढ़ती जाएगी जितना ज्यादा मैं अटैक लूंगा। कॉन्शियस एंटिटी का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक सोच है जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता, जिससे कि कुछ यादें जो हमारे दिमाग के अंदर हमेशा रहती हैं, भले ही वो अच्छी हो या बुरी हो। दैट्स व्हाई क्रिएशन गॉड कभी भी मर नहीं सकता है, बट यान के सामने हर एक चीज फीकी पड़ जाती है। क्रिएशन गॉड यान से पूछता है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यान उसे कहता है, साले बेवकूफ, मैं तुझे दोबारा बताता हूँ, मैजिक वर्ल्ड मेरे हाथों की बनाई हुई एक ड्राइंग थी, मैंने ही घोस्ट वर्ल्ड बनाया, मैंने ही डीमन वर्ल्ड बनाया, मैंने ये सब कुछ अरेंज किया था, मैंने डेविल किंग और घोस्ट किंग को बनाया, ये सब कुछ मैंने ही किया है। उनकी इमोर्टैलिटी और इन्फिनाइट डैमेज मैंने ही उन्हें ये पावर दी है। तुम मेरी स्किल मेरे खिलाफ इस्तेमाल करके मुझसे ही जीतना चाहते हो। इससे क्रिएशन गॉड को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है और यान उसे कहता है, अब समझ में आया कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। इससे बस ऐसा लगता है कि वो दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ है और कोई भी उसे हरा नहीं सकता है। हम लोग मैंग को देखते हैं जो आगे से कांपते हुए कहती है, अचानक से पता नहीं क्यों टीचर मुझे बहुत ही ज्यादा डरावने लगने लगे हैं। इन्हें डिसेबल आगे से कहता है कि लगना भी चाहिए। इसके बाद हम लोग क्रिएशन गॉड को देखते हैं और ये दोबारा अपना रूप परिवर्तन करता है और आगे से चीखते हुए कहता है कि नामुमकिन है, मैं ये कभी भी हार नहीं मानूंगा। जिसके बाद ये एक बुढ़े के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ये लोग आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि पहले एक खूबसूरत मुंडा, जिसके बाद कुड़ी, अब एक बुढ़ा, ये क्या चल रहा है भाई, कौन सा कैरेक्टर डिजाइन है ये? इस पे मेगाजॉर्ड आगे से बताता है कि वो कोई बुढ़ा नहीं, असल में एक रियल गॉड है। ऐसा कहा जाता है कि हर एक गॉड के पास उनके अंदर एक यूनिवर्स होता है, नहीं वो लोग खुद ही यहाँ पे यूनिवर्स रिप्रेजेंटेट करते हैं। एक गॉड यहाँ पे ह्यूमन फॉर्म ले सकता है, वो एक बुढ़ा इंसान, औरत, एक बच्चा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक कि वो एक भिखारी भी हो सकता है जिससे हम लोग हर दिन मिलते हैं और वो हमसे खाना मांगता है। ये पूरी दुनिया हमेशा से मिस्टीरियस से भरी रही है और यहाँ पे कुछ भी होता रहता है। हम लोग साउलू को देखते हैं जो आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि इस बुढ़े के पास यहाँ पे मिस्टिक इमोर्टल लेवल की स्ट्रेंथ है, ये बुढ़ा किस मिट्टी का बना हुआ है। इस पे ये लोग आगे से कहते हैं कि इसीलिए जब उसने यहाँ पे सन को खाया तो इसकी पूरी बॉडी खुद ही यूनिवर्स थी, इसीलिए सन को खाना एक च्युइंगम खाने के बराबर का ही था। मैं आगे से घबराते हुए कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा डरावना है, मुझे डर लग रहा है। तो मेगाजॉर्ड उससे कहता है, लेकिन तुम्हारा टीचर कुछ ज्यादा ही डरावना है, तुमने देखा नहीं, उसने एक आर्टिफिशियल सन बना दिया। इसके बाद हम लोग क्रिएशन गॉड को देखते हैं और ये अभी भी नहीं रुक रहा, ये आगे से सभी चीजों की एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है, जो भी चीज यूनिवर्स के अंदर थी। अर्थ के ऊपर जो भी इंसान सुपर हीरोज थे उनकी एनर्जी को ये पहले एब्जॉर्ब करता है और इन्हें एब्जॉर्ब करने के बाद ये कियोस वर्ल्ड के अंदर से भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जिसके बाद इन लोगों का भी नंबर आता है और ये इन लोगों की भी एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है। अभी भी कंफ्यूज है तो फिर बता दो कि अर्थ उस बुढ़े के यूनिवर्स के अंदर ही आती है, इसीलिए वो इनकी एनर्जी को कंज्यूम कर पा रहा है और इस समय पे यहाँ पे जो कॉस्मिक कॉन्शियस है वो एक जगह पे इकट्ठा हो चुकी है। इसके बाद ये बुढ़ा आगे से हंसते हुए कहता है कि अब तुम क्या करोगे, पूरे यूनिवर्स की कॉन्शियस मेरे हाथों में है, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। यान आगे से सीरियस हो जाता है और उससे कहता है, मुझे सच में बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये सब कुछ करके यहाँ पे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन या फिर तबाही ला सकते हो? क्रिएशन गॉड आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि इस तरीके से मुझसे बात ना करो, मुझे पता है कि तुम मुझसे कई सारे लेवल ऊपर हो, लेकिन ये मत सोचना कि तुम मुझे मार सकते हो। मेरे पास यहाँ पे पूरे यूनिवर्स की लाइफ है, यानी कि मैंग अर्थ पे जितने लोग हैं उन सभी की लाइफ अब इसके हाथों में है। और ये ज्ञान से कहता है, अगर तुम मुझे मार दोगे, मुझे डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो फिर यूनिवर्स के अंदर जितनी भी जिंदगी हैं वो सभी भी मर जाएंगी, वैनिश हो जाएंगी। लेकिन हम लोग ज्ञान को देखते हैं जो आगे से कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाता है। वह ज्ञान जैसे ही यहाँ पे अपनी हल्की फुल्की एनर्जी को रिलीज करता है तो क्रिएशन गॉड की धज्जियां उड़ जाती हैं। पहले इसके दांत होते हैं, जिसके बाद बाल, और इसके बाद ये पूरा ही उड़ जाता है। क्रिएशन गॉड अभी भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि तुम मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, अगर तुम मुझे डिस्ट्रॉय कर दोगे तो यूनिवर्स के अंदर जितनी भी कॉन्शियस है वो सभी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, यहाँ तक कि तुम्हारे स्टूडेंट, तुम्हारे डिसाइपल्स भी, तुम उन सबको एक साथ
मार दोगे और तुम इन सभी चीजों की जिम्मेदार होगे। बट एज यू नो यान, ये हमेशा कुछ क्रेजी सिट वाली चीजें करता है, यानी कि बौखला देने वाली चीजें। यान अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता है और हमें इस मूव का नाम बताया जाता है जो कि होता है किंग ऑफ इमॉर्टलिटीज पाम स्ट्राइक, इग्नोरिंग दी लाइफ एंड डेथ। यानी कि ये पाम स्ट्राइक किसी भी बंधन से बंधी नहीं हुई है, न मौत और न ही जिंदगी की। इसके बाद हमें यान के पाम के ऊपर फोकस किया जाता है, उसकी हाथों की लकीरों पे, उसके फिंगरप्रिंट पे, उसके अंदर जो ब्लड सेल होते हैं उनके ऊपर, ब्लड प्लेट्स जिन्हें कहा गया है, और उनके अंदर होता है यूनिवर्स, एक नहीं हजारों यूनिवर्स, द कॉस्मिक स्टार्स। और यार उन्हीं में से एक कॉस्मिक स्टार का इस्तेमाल करता है यहाँ पे दोबारा यूनिवर्स को बनाने के लिए। इसके बाद वो यहाँ पे अपने डिसाइपल अर्थ पे जो भी लोग मरे थे उन सभी को रिवाइव कर देता है। वहीं पे हम लोग क्रिएशन गॉड को देखते हैं जो एक झटके के अंदर डिस्ट्रॉय होते हुए कहता है कि ये चीज बिल्कुल भी संसा नहीं बनाते हैं, नामुमकिन है ये, लेकिन यान उसे मुट्ठी बंद करके वहीं पे ही मार देता है। इस समय पे मैं कुछ कहना चाहूंगा, गोकू अगर यहाँ पे यान को देख भी ले तो वो अपनी बुंड बचा के वो भाग ले यहाँ से, क्योंकि ब्रो इज नॉट इवन सीरियस। क्योंकि भाई के खून के जो ब्लड सेल हैं उनके अंदर ही कॉस्मिक स्टार्स हैं, यानी कि हजारों गैलेक्सीज, हजारों यूनिवर्स या फिर अरबों खरबों भी। हम देखते हैं कि यान उस क्रिएशन गॉड से कहता है कि मैं तुम्हें मारने वाला नहीं था, मैं बस तुम्हें हल्का फुल्का सबक सिखाना चाहता था, लेकिन अब तुम यहाँ पे मरने वाले हो खुद की बेवकूफी की वजह से, और तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। फिर पे ये दोनों एकदम सन्नाटे में चुपचाप खड़े थे, इन्हें कुछ भी नहीं कहना था। इन्हें सबको समझ में आ चुका है कि इन लोगों के लिए पिता तुम्हें हो माता तुम्हें हो, यानी है। यान की पावर्स को देख के ये लोग भी हक्का बक्का रह जाते हैं कि अभी यहाँ पे क्या हुआ भाई। इसके बाद हम लोग यान को देखते हैं जो कि यहाँ पे क्रिएशन गॉड ने जिस यूनिवर्स के अंदर यहाँ पे एनोडलिंग को सील किया था, यान उन्हें वहां से बाहर निकालता है। और ये दोनों जैसे ही बाहर निकलती हैं तो यान को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और आगे से चमकने लगती है। लेकिन यान इन्हें देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि इनसे तो मैं बाद में निपटूंगा, तो ये दोनों घबरा जाती है कि हमने क्या किया भाई। इसके बाद यान अपनी एबिलिटी का यूज करता है और इनकी पीठ के अंदर से वो दोनों बॉटल से यानी कि आर्कमिजेस को बाहर निकालता है और उनसे कहता है कि मरने का नाटक ना करो, मुझे पता है कि तुम दोनों अंदर ही हो और ये सारा बवाल तुम लोगों की वजह से ही हुआ है, चुपचाप बाहर निकलो। इस पे ये दोनों अपना सर जमीन में पटकते हुए माफी मांगते हैं और आगे से कहते हैं कि हमारे ऊपर दया दिखाओ, हमारे ऊपर दया दिखाओ। लेकिन ये बाद में चिल्लाने लगते हैं कि दया ना दिखाओ, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमने कुछ भी नहीं किया, हमें उन दोनों बहनों ने निकल दिया था जिसके बाद हमें कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा था। और ये दोनों कांपते हुए अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये बंदा क्रिएशन गॉड से भी ज्यादा खतरनाक है जिसने हमें सील किया था। अगर हमें ये सील करता है तो फिर हम कभी भी इस सील से आजाद नहीं हो पाएंगे, उससे बेहतर होगा कि हम लोग मारे ही जाएं। ये इन लोगों से कहता है तुम्हारा क्या मतलब है कि यहाँ पे जो भी बवाल हुआ उन सभी चीजों का जिम्मेदार मेरे डीमन क्लैन के डीमंस हैं जो कि यहाँ पे शैतानी कर रहे थे। जिस पे ये दोनों भी आगे से हैरान होकर कहते हैं कि ये सच है ना ये सच है। जिस पे यान ने घूरते हुए कहता है कि अच्छा ये सच है क्या। तो फिर ये दोनों दोबारा अपना सर पटकते हुए आगे से माफी मांगने लगते हैं। ये कहते हैं हमें माफ कर दो, हमारी गलती है, ये हमारी गलती है सब कुछ। तो ब्लैक मेज अपने मन के अंदर सोचता है कि हमारे क्योस वर्ल्ड का तुम्हारे इमॉर्टल वर्ल्ड से कोई भी लेना देना नहीं है, तुम ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि तुम्हारे डिसाइपल्स को समाज के सामने जाके माफी न मांगनी पड़े और सारा ब्लेम हमारे ऊपर आ जाए। यानी लोगों से कहता है कि तुम्हारे पास तुम्हारे कायदे कानून है और हमारे पास हमारे, तुमने अपनी गलती को मान लिया है, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ 5000 साल के लिए ही सील करने वाला हूँ। ये लोग आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ऐसा ना करो मेरी जान। और ये आगे से कहते हैं कि तुम्हारे घर के अंदर जो एल्केमी टेक्निक्स होती हैं वो हमसे ही सिमिलर हैं, हम यहाँ पे अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं अपने एल्केमी एक्सपीरियंस को भी। यानी लोगों से कहता है कि इतनी बुरी डील नहीं है, जिसके बाद वो इन्हें आजाद कर देता है। ये लोग आगे से पूछते हैं लेकिन नियम कायदे कानून का क्या। तो सफेद वाला आगे से कहता है कि यही हमारे लिए नियम कायदे कानून है, ये कुछ भी कर सकता है। ऑथर हम लोगों को बताता है कि अब इस पड़ाव पे सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो चुकी हैं। जो क्रिएशन गॉड और बाकी गॉड्स थे या उन्होंने फूंक मार के यहाँ से उड़ा दिया। इसके बाद हम लोग मैंग और साउलो को देखते हैं जो कि यहाँ पे निंग और एन को ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन ये तुरंत खिसक लेते हैं कहीं यान इन्हें पकड़ न ले। इसके बाद ऑथर हमें यहाँ पे पूरी तरीके से चीजें समझाता है कि ये सबकी शुरुआत ब्लैक एंड व्हाइट मेज की वजह से हुई थी, जो कि मैजिक अकेडमी के अंदर सील थे जिन्हें गॉड ने सील किया था। लेकिन इन दिनों बड़े बेवकूफों की वजह से जो कि ड्वार्फ, इल्फ और ऑर्क थे, ब्लैक एंड व्हाइट आर्कमिजेस यहाँ पे यान की दुनिया के अंदर आ गए। जिसके बाद यहाँ पे नॉटी बहनों ने यानी कि शैतान बहनों ने इन्हें निगल लिया। इसका फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ पे डीमन, ऑर्क, ड्वार्फ, घोस्ट, इल्फ, डीमंस, यहाँ तक कि गॉड और यान को भी आपस में आकर लड़ाई करनी पड़ी। इसके रिजल्ट में बैटल के अंत में ये सभी लोग यहाँ पे हैं। इसके बाद हम इन तीनों को देखते हैं जो कि आगे से रोते हुए कहते हैं कि ये तो सिर्फ समरफील्ड ट्रिप थी ना, हमें तो यहाँ पे मजा कराने के लिए लाया गया था, ये मजा हमारे लिए सजा में कब बदल गया। इसके बाद यान ने अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए यहाँ पे पेंटिंग वर्ल्ड को दोबारा रिस्टोर कर लिया। इसके बाद अब समय आ चुका है कि हर कोई यहाँ से बाहर निकले। हम देखते हैं कि ड्वार्फ, इल्फ और जो भी यहाँ पे आर्मी आए हुए थे ये उन्हें जंजीरों में बांध के पेंटिंग वर्ल्ड से बाहर भेज रहे थे। हम लोग लैंडमिन और यान को देखते हैं जो कि यहाँ पे यूवे, ड्वार्फ और ऑर्क से कहते हैं अगर हमारे टीचर दयालु ना होते तो अब तक मैं तुम्हें धूल में बदल चुका होता और तुम लोटे में जा रहे होते हैं यहाँ से। इसके बाद वो इनसे कहते हैं फक ऑफ। वेपेसन कई सारे यहाँ पे लॉन्गेटिव बनाती है जो कि यहाँ पे वो किंग को देते हुए कहते हैं कि इतनों से तुम लोग बहुत ज्यादा मजे कर पाओगे। वेपेसालो इन डिसाइपल को शुक्रिया कहते हैं हमारी तरफ से। ये कहते हुए शुक्रिया ये सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे
न्यूज रिपोर्टर नहीं था। तुम्हारी वजह से हम लोगों को काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल सकी। इसके बाद हम लोग मैंग को देखते हैं और उसकी दुल्हन चीख चीख के रो रही थी, ये कहते हुए मुझे छोड़ के ना जाओ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। वहीं पे हम लोग यान को देखते हैं जो कि आखिरकार आर्नोल्ड लिंग को पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलोगी। वहीं पे इन दोनों के चेहरों के ऊपर मौत का खौफ है। इसके बाद हम लोग लैंडमिन और जिहो पे आ जाते हैं जहाँ पे उनके सोल्जर्स उनके सामने घुटने टेक के कह रहे थे हमें भी अपने साथ ले चलिए, आप हमारे बारे में भूलेंगे तो नहीं ना। लैंडमिन अपने जनरल से कहता है कि तुम लोग हमारे साथ नहीं आ सकते हो, हम यहाँ के नहीं हैं, तुम मेरे लिए मेरी फैमिली बिजनेस का ख्याल रखना और मैं यहाँ पे तुमसे मिलने आता रहूंगा। इधर जिया उन लोगों से कहता है कि यहाँ पे आए हुए 600 साल हो गए हैं, अब अचानक से जाने में काफी ज्यादा दुख हो रहा है। इस पे जियाओ के जनरल्स उसे यहाँ पे ग्रीटिंग्स देते हैं, लेकिन जियाओ हरामी अपने जनरल से कहता है कि हम लोगों के जाने के बाद तुम यहाँ पे पूरा फायदा उठाना, पूरी आर्मी के इस्तेमाल करते हुए घोस्ट वर्ल्ड की जो भी जमीन हो उसके ऊपर कब्जा करने ना मेरे लिए। जनरल आगे से कहता है हरामखोर अब तो सुधर जाओ, और वो कहता है कि ठीक है हम लोग कर लेंगे। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ पे पेंटिंग वर्ल्ड छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, ये कहते हुए कि मिलते रहेंगे। ये लोग आगे से कहते हैं कि याद रखना हमें भूलना नहीं। वहीं पे हम लोग सिस्टर लैन को देखते हैं जो कि आगे से कहती है क्या इमोशनल हो रहे हो, जब चाहे तब आ सकते हो, बस पेंटिंग चुरा के अंदर ही तो घुसना है। इसके बाद अगला सीन हीरो रायंस का होता है जहाँ पे इस पूरी फील्ड ट्रिप की समरी बताई जा रही थी कि ये फील्ड ट्रिप कैसे गया और इसे कितना स्कोर मिलेगा। यानी लोगों से कहता है शुरू करो। एक वहाँ पे पर्चा लिए बता रहा था कि पूरी फील्ड ट्रिप सक्सेसफुल रही, कई सारे स्टूडेंट को यहाँ पे अलग अलग चीजों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो लोग सही सलामत हैं, इसीलिए वो लोग यहाँ पे अब सीधा कंक्लूजन पे आते हैं। अब मुझे यहाँ पे इस मोहर का समझ में नहीं आया कि ये रेड वाला है या फिर सक्सेसफुल वाला या फिर खराब वाला, लेकिन यानी लोगों को घूरते देख रहा था तो ये लोग घबरा जाते हैं, जिसके बाद मोहर लगा देते हैं और इस मोहर के ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास ट्रिप, यानी कि ट्रिप बढ़िया गई। शायद से यहाँ पे यान को सेकंड या फिर फोर्थ पोजीशन देने वाले थे, बट यान की होरा की वजह से इन्हें यहाँ पे फर्स्ट क्लास देना पड़ा। खैर इसके बाद समय इसी तरीके से बीतने लगता है। कुछ समय बाद यान ने यहाँ पे इन और यांग को सजा दी उल्टा सीधे चीजें खाने के लिए। यान ने इन्हें पनिशमेंट दी कि इन्हें 3 सालों के लिए घुटनों पर बैठना और ये 3 सालों तक कुछ भी नहीं खाएंगे। और रही बात दो बड़े ग्रेट किंग्स की, तो ये तो है डिसाइपल ही ना, और इन दोनों गधे ने जो आपस में लड़के यहाँ पे अपनी लाइफ स्पैन को खत्म किया है उसके लिए यान ने इन्हें सजा दी। अब यहाँ पे 600 सालों के लिए लगातार झाड़ू ही लगाते रहेंगे। जितने सालों तक इन लोगों ने अपनी आग जलाई है उतने सालों तक यहाँ पे झाड़ू लगानी, यानी कि करीब 600। इसके बाद अगला सीन पेंटिंग वर्ल्ड का होता है जहाँ हम लोग सिस्टर लैन को देखते हैं और वो यान की फोटो घूरे जा रही थी। उनकी डिसाइपल आगे से कहती है सिस्टर यार कब तो घूरोगी, 1 साल हो गया आप ऐसे ही मुस्कुराते जा रहे हो, कुछ तो काम धंधा करो। लेकिन सिस्टर लैन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फोटो घूरे ही जा रहे हैं। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे मैंग आती है सिस्टर लैन से मिलने के लिए। इसके बाद हम लोग सोलो को भी देखते हैं और वो भी एक डिसाइपल के पास गई थी चेस बोर्ड खेलने के लिए, और वो आगे से पूछती है कि आप ये पट्टी पहन के खेल कैसे लेते हैं, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस पे वो ब्रदर आगे से बताता है कि तुम्हें यहाँ पे अपने सेंसस का इस्तेमाल करना है, अपने अपोनेंट के बारे में पता लगाओ, जिसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि वो अगली चाल कौन से चलने वाला है, और समय के साथ साथ तुम्हारे पास जो पोटेंशियल है उसके साथ तुम हमें भी पीछे छोड़ सकती हो। इसके बाद यहाँ पे ये 4th वॉल्यूम खत्म हो जाता है, लेकिन हमें लास्ट में एक चीज दिखाई जाती है। तुम्हें पता है ना, मैंने कहा था कि ये लोग रात में कुछ एक्शन लेंगे। जब इनके बीच में लड़ाई हो गई थी एडमिशन वाले टाइम पे, इन्होंने कहा था कि ये लोग रात में एक्शन करेंगे, तो ये रात में एक्शन लेने के लिए गए थे और ये बेचारे बाथरूम के अंदर घुस गए थे, तो मैजिक स्क्वाड लीडर ने इनकी आंखों में सुई घुसो दी थी, इसीलिए ये लोग बेहोश हो गए थे और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। नंबर 7 और 6 आगे से पूछते हैं कि इन्हें क्या हुआ भाई, ये उठेंगे कि नहीं उठेंगे। डॉक्टर आगे से बताता है आंखों में सुई लगी है, पता नहीं उठेंगे या नहीं उठेंगे। इसके बाद अगला सीन एक डीप गैलेक्सी का होता है जहाँ पे हम लोग डेमीगॉड को देखते हैं और ये टुकड़ों से बन के दोबारा जिंदा हो गया था। आगे से रोते हुए कहता है अच्छा है कि मैं यहाँ पे जिंदा हूँ, साला अर्थ बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है। जिसके बाद ये अपने फादर के बारे में सोचते हुए कहता है फादर तो चले गए, मेरे भाई भी चले गए, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे डेमीगॉड को पता चलता है कि लेकिन 1 सेकंड मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ, मुझे भी तो मरना चाहिए था। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे पानी सा कुछ तो आता है जो कि इसके पास आ जाता है। डेमीगॉड उसे देख के कहता है कि साला ये आकाश में सॉरी स्पेस में ये पानी कहाँ से आया, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वो पानी वहाँ पे बवंडर का रूप ले लेता है और उस बवंडर के अंदर से पोसाइडन बाहर निकलता है। वही पोसाइडन गॉड ऑफ वॉर वाला। पोसाइडन यहाँ पे डेमीगॉड के ऊपर अटैक करता है और उसके एक हाथ को काट देता है। हम लोग देखते हैं कि वो एक हाथ ट्रांसफॉर्म होकर क्रिएशन गॉड के अंदर बदल जाता है। ये देख के तो डेमीगॉड भी हैरान हो जाता है कि अब मैं फादर बन गया फादर का। लेकिन क्रिएशन गॉड यहाँ पे पोसाइडन के सामने अपना सर झुका लेता है और उसे पूरी इज्जत देता है और शुक्रिया भी कहता है उसकी जान बचाने के लिए। पोसाइडन यहाँ पे अपने असली रूप में आता है और वो क्रिएशन गॉड से पूछता है कि तुम अर्थ पे गए थे ना, तो क्रिएशन गॉड आगे से बताता है कि वो अर्थ पे गया हुआ था, यहाँ तक कि वो कियोस वर्ल्ड भी गया हुआ था, लेकिन वो किसी तरीके से यहाँ पे आ गया। पोसाइडन उसे कहता है कि किंग ऑफ गॉड्स द जियोस तुमसे मिलना चाहते हैं। इस पे क्रिएशन गॉड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद हम लोग इसी गैलेक्सी के अंदर कहीं दूर 2 और गॉड्स को देखते हैं। ये काले बाल वाला थॉर है और ये ब्लोंड बालों वाला शायद से लोकी होगा। थॉर यहाँ पे लोकी को बताता है कि वो लोग यहाँ पे थे लेकिन अभी वो लोग चले गए हैं। लोकी उसे कहता है कि हमें उन्हें पकड़ना पड़ेगा, तुम ये कर सकते हो। इस पे थॉर बताता है कि पोसाइडन के साथ निपटना इतना भी इजी नहीं है। लोकी आगे से कहता है कि ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग यहाँ पे उस फॉरबिडन लैंड से आते हैं जो अर्थ पे है, लेकिन मैं उनके साथ फाइट करके पूरे यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, लेकिन ये वर्थ इट नहीं होगा। तो थॉर आगे से बताता है कि हमें चल के फादर को इस बारे में बताना चाहिए। इसके
इसके बाद ये लोग अपने फादर की तरफ जाने लगते हैं और इनके फादर शायद से उसका क्या नाम है भाई, ओडिन होगा, ओडिन पुत्र थॉर। कंफ्यूज ना हो ना, अगला वाला आर्क माइथोलॉजी पे ही है। इसके बाद हम लोग किसी अननोन वर्ल्ड के अंदर एक रियून को देखते हैं जो कि एक स्पेस सैटेलाइट था, जहाँ पे हम लोग एक और कैरेक्टर को देखते हैं और ये भी चार्ज हो रहा था। इसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी भरी जा रही है। इसके बाद हम लोगों को टाइम स्किप दिखाया जाता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा टाइम स्किप है। 600 साल के बाद हम लोग अर्थ को देखते हैं और अर्थ कुछ ज्यादा एडवांस हो गई थी, फ्लाइंग कार सब कुछ आ गया था यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा है। हम लोग देखते हैं कि न्यूज़पेपर बॉय आगे से बता रहा था कि एक्स्ट्रा न्यूज आई है, 1 सेंचुरी के बाद में यहाँ पे दोबारा एडमिशन सीजन शुरू होने वाला है, यानी कि एडमिशन शुरू होगा। और ये बेचारा साइकिल पे पर्चे बांट रहा था साले फ्लाइंग कार यूज कर। इसके बाद अगला सीन कल्टीवेशन एकेडमी का होता है और कल्टीवेशन एकेडमी और भी ज्यादा फल फूल गई थी। हम लोग यान को देखते हैं और शायद से इसने संन्यास ले लिया, अब ये किसी को भी नहीं पढ़ाता है। इसके बाद हम लोग कुछ नए डिसेपल्स को देखते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि चंगो मंगो आखिरकार 600 साल बाद की रिफाइनिंग स्टेज पे पहुंच चुके हैं। लड़के आगे से चंगो मंगो की बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि 600 साल उन्हें काफी ज्यादा मेहनत लगी होगी और उन लोगों ने करीब अरबों लॉन्गेविटी पिल खाई होंगी जिंदा रहने के लिए। इस पे लड़की आगे से कहती है कि तुम्हें सेक्ट रूल्स के बारे में पता है ना, तुम किसी की भी बेइज्जती नहीं कर सकते हो, खासकर एल्डर्स की। हमें इनकी बातों से भी पता चलता है कि ये लोग यहाँ पे सिर्फ पियर्स ही थे, यानी कि ये पूरी तरीके से डिसेपल नहीं बने हैं। इन्हें आउटर डिसेपल समझा जा सकता है, जब ये इनर बनेंगे तो ही इन्हें अपना असली डिसेपल माना जाएगा। हम इस पीले बाल वाली लड़की को देखते हैं और इसका सपना यही था कि ये बस एक बार यान से मिलना चाहती थी। लड़का उसे कहता है कि ये काफी ज्यादा नामुमकिन सा है क्योंकि वो एक हिस्टोरिकल हीरो है और अभी तक यहाँ पे किसी ने भी प्रिंसिपल को नहीं देखा है, शायद से वो गायब ही हो गए हैं। वह भी हम लोग यान को देखते हैं जो इनको बातों को ही सुन रहा था पेपर पढ़ते हुए। जिसके अगले सीन में हम लोग यान को देखते हैं और ये लैन के साथ बैठ के चाय पी रहा था। वह पीछे चाय पीने में मजा आ रहा था। लैन उसे कहता है कि शर्म करो, 600 साल की हो गई हो, मुंह उठा के चली आती हो यहाँ पे चाय पीने के लिए, अब से यहाँ पे दोबारा कभी भी ना चाय नहीं है तुम्हारे लिए। लैन उससे कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही मतलबी हो। लैन यहाँ पे यान से पूछती है कि तुमने यहाँ पे रेनबो रेंजर्स को बहुत सारी लॉन्गेविटी पिल दी और वो लोग रिटायर हो गए हैं, क्या वो तुम्हारे लिए उतने ही करीब है जितनी मैं हूँ? यान उससे कहता है कि उस साइड देखो, और जब लैन उस साइड देखती है तो फिर हमें पता चलता है कि पावर रेंजर्स ने यहाँ पे सुपर एसेंट मेकास को यान को बेच दिया है लॉन्गेविटी पिल्स के बदले में, और इस रीजन की वजह से यान ने उन्हें इतनी ज्यादा लॉन्गेविटी पिल दी। हम इन सुपर मेकास को देखते हैं जो कि यहाँ पे किसी टॉय की तरह पड़े हुए थे, वो एक्शन फिगर्स नहीं होते एनिमेटेड कैरेक्टर्स के, बिल्कुल उन तरीके से। लैन आगे से भर भर के पावर रेंजर्स को गालियां देती है, बस वो मन में गालियां देती है, यान के सामने कुछ भी नहीं कहती। इसके बाद लैन उससे कहती है कि इस बारे में मैं तुम्हारे डिसेपल्स से बाद में बात करूंगी, और वो यान से पूछती है लेकिन तुम्हारे चारों डिसेपल्स हैं कहाँ पे? यान आगे से बताता है कि वो यहाँ पे और भी ज्यादा डिसेपल्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पे नीट की तरह एग्जाम होता था और इनकी क्वेश्चन में बिल्कुल नीट पेपर की तरह ही थे। क्वेश्चन था कि यान को क्या पसंद है, तो इसमें जो एक लड़की थी वो लिख लेती है कि यहाँ पे यान को मैंग की पसंद है, यानी कि मैंग, जिसके बाद वो अपना सर पीटते हुए कहती है कि मैंने ये का लिख दिया। अदर साइड से कहता है वुमन, और वो आदमी ये सोच रहे थे कि यहाँ पे ये बेवकूफ लड़के कैसे आ गए। हम देखते हैं कि इस लड़के से भी यही सवाल पूछा गया था कि यान को क्या पसंद है, लेकिन यह बंदा बुद्धिमान था, इसे पता चल जाता है कि यान को यहाँ पे उसे अपना क्लैन काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो सही आंसर डालता है, दिस इज द मैन। करें दोनों लड़की यहाँ पे नीट के पेपर में फेल हो गई थी, तो अपने मन के अंदर सोच रहे थे कि अब क्या करेंगे। उन दोनों बेवकूफों यानी कि इनके ही दोस्तों को पावरफुल मास्टर्स पहले ही मिल चुके हैं जो कि अपने साउलू और मेंग हैं। अब ये बेचारे यहाँ पे यही सोच रहे थे कि अब ये किसके पास जाएंगे, कौन इनका मास्टर बनेगा और कैसे ये लोग इमॉर्टल कल्टीवेशन स्कूल के अंदर एडमिशन ले पाएंगे। अगर इन लोगों को स्ट्रॉन्गर टीचर नहीं मिलता है तो ये कभी भी यहाँ पे इमॉर्टल नहीं बन पाएंगे। अब इसी के बाद हम लोग दरवाजे के बाहर जिया और लैनबिन को देखते हैं और ये 600 सालों से झाड़ू ही लगा रहे हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है ये पक्का आधी दुनिया साफ कर चुके होंगे। हम इन दोनों लड़कियों को देखते हैं जो आगे से निराश थी, ये अपने मन के अंदर यही सोच रहे थे कि अब इन्हें किसी दूसरे कॉलेज जाना पड़ेगा, लेकिन उसी टाइम में इन दोनों के सामने लैनबिन और जिहाओ आ जाते हैं जो कि इन दोनों से कहते हैं कि तुम हमारे डिसेपल्स बन सकती हो, तुम यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट टीचर को ढूंढ रही हो वो तुम्हारी आंखों के सामने ही खड़े हैं। ये दोनों उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं, ये कहते हुए इन बेवकूफों को देखो, ये साला यहाँ पे झाड़ू लगा रहे, लगता है कि हम इनकी बातों पे यकीन कर लेंगे, कमजोर ही यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट होने का दिखावा करते हैं। पूरे बाल वाली लड़की आगे से बताती है कि मैंने अपनी ग्रैंडमा को कहते हुए सुना था कि उन्होंने अपनी जवानी में यहाँ पे 2 बेवकूफ लड़कों को देखा था जो सफाई कर रहे थे, और ये तब से लेके अब तक यहाँ पे सिर्फ झाड़ू ही लगा रहे हैं। ये दोनों उन लड़कियों के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं जो कि यहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे हजारों सालों से ये सब कुछ काम करते हुए आ रहे हैं, क्या ये सब कुछ साबित नहीं करता है? जिस पे ये लड़की आगे से कहती है कि बाहर की दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे हजारों सालों से जी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सिर्फ की रिफाइनिंग स्टेज पे ही अटके हुए हैं। और रही बात स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल के बारे में, तो फिर मुझे सिर्फ यहाँ पे 2 ही लोगों के बारे में पता है जो कि मेंग और साउलू हैं, बाकी मैंने तुम लोगों के बारे में
कुछ भी नहीं सुना। जिस पे ये दोनों मुंह लटका के कहते हैं कि बात तो सही है, 600 सालों से हम लोग यहीं पे पड़े हुए, किसी भी एक्टिविटी के अंदर हिस्सा नहीं लिया, नॉर्मल लोग हमें जानते ही नहीं होंगे कि हम लोग कौन हैं। इसके बाद उन्होंने लड़कियां यहाँ से जा ही रहे थे कि उसी टाइम पे जिहाओ उनके पैर पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, हमारे डिसाइपल बन जाओ यार। टीचर यार ने हम लोगों को सेंचुरीज पहले ये असाइनमेंट दिया था कि हमें डिसाइपल बनाने हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने फिनिश नहीं कर पाया। अगर हम लोग इस साल भी ये फिनिश नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें दोबारा सजा मिलेगी और हम लोग दोबारा 2-3 सालों के लिए फ्लोर साफ करते रहेंगे। जिस पे ये लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि इतनी बदतर सजा कौन देता है भाई। वहीं पे ये भूरे बाल वाली लड़की यहाँ पे उन लोगों से पूछती है क्या तुम लोग ग्रैंड मास्टर यानी कि यान को जानते हो। जिस पे ये लोग धूल साफ करते हुए कहते हैं ऑफ कोर्स हम उन्हें जानते हैं, हम उनके डायरेक्ट डिसाइपल हैं, वो हमारे टीचर हैं। तुमने यहाँ पे इलाइट 4 इमोर्टल क्लास के डिसाइपल्स के बारे में सुना ही होगा, हम उनमें से 2 हैं। जिस पे ये लड़की आगे से कहती है कि मजाक न करो यार, मुझे अच्छे से पता है कि तुम लोग बिल्कुल भी वो इलाइट 4 नहीं हो सकते हो, तुम्हारे कपड़ों से तुम्हारे क्लास के बारे में पता चलता है। तुमने जो कपड़े पहने हुए ये सिर्फ एक मार्शल द्वैस्ट पहनता है। ये दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये कपड़े हमने सिर्फ इसलिए पहने क्योंकि हमें सजा मिली है, क्लैन के रूल्स को इग्नोर करने के लिए और हजारों सालों तक अपना लाइफ स्पैन बर्बाद करने के लिए। ये दोनों आपस में बात करते हुए कहते हैं कि ये सेक्टर तो कुछ ज्यादा ही बेरहम है, एक छोटी बहुत गलती करने के लिए यहाँ पे कौन हजारों सालों के लिए झाड़ू लगवाता है। गोरे बाल वाली लड़की आगे से कहती है कि मैंने अंकल साउले से सुना है कि ग्रैंड मास्टर यानी कि यान काफी ज्यादा दयालु वो ऐसे काम नहीं करता है। इसके बाद ये दोनों दोबारा इन्हें इग्नोर करते हुए यहाँ से जाते हुए कहते हैं कि मम्मी ने कहा है किसी अजनबी से बात नहीं करना, और ये लोग सायोनारा के यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन आगे से कहता है कि हम कुछ भी कर ले इन्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं आने वाला। जियो आगे से कहता है कि हमारे पास एक अच्छा आइडिया है। इसके बाद जियो यहाँ पे स्पैमिंग पे उतर आता है, यानी चंगू मंगू का तरीका, और वो इस लड़की से कहता है तुम्हें पता है इनर गेट के अंदर एक स्पेस है जो कि फेरीलैंड माना जाता है अर्थ के ऊपर, जो कि इस अर्थ से हजारों लाखों गुना बड़ा है, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ पुराना स्टूडेंट होने के नाते। जिस पे ये लड़की आगे से फिसल जाती है और कहती है सच में। जिस पे जियो से कहता है ऑफ कोर्स हम तुम्हें घुमा सकते हैं। जिसकी वजह दोनों यहाँ पे सीधा बैकयार्ड में लेके चले आते हैं जहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाया जाता है, यानी कि धूम धड़ाका होता है। इनके चेहरे की मुस्कान देख रहे हो, पीछे से लड़कियां बात करते हुए कहते हैं इनके चेहरे की तरफ देखो, ये तुम्हें किस एंगल से स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल दिखाई देते हैं एकेडमी के अंदर, ये सिर्फ बेवकूफ है एक नंबर के इडियट। और मैं इस पे कहना चाहूंगा हाँ ये साले गधे एक नंबर के। मैं पे इन दोनों को अब धीरे धीरे के पछतावा होने लगा था कि इन लोगों ने इनकी बातों के ऊपर यकीन कर लिया कि यहाँ पे एक फेरी लैंड है। इसके बाद जियाओ और लैनमिन एक जगह पे रुक जाते हैं और ये दोनों यहाँ पे लैनमिन और जियाओ से पूछते हैं कि ये तो सिर्फ बैकयार्ड है स्कूल के पीछे का, तुम हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना, सेंडी तो नहीं लगा रहे। लैनमिन उस लड़की से कहता है कि रही बात इनर गेट की और कंट्री यार्ड की तो फिर मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा, अभी के लिए तुम्हें ये काम करना है। जिसके बाद वो यहाँ पे उस लड़की को स्टॉप वॉच देता है, उससे कहता है कि जैसे मैं शुरू कहूँ तो फिर तुम इसकी बटन दबा देना। इस पे ये लड़की बात मान जाती है और जैसे ही यहाँ पे स्टॉप वॉच की बटन दबाती है तो फिर हम लोग देखते हैं कि मार्स के ऊपर हमला हो जाता है और वहाँ पे मार्स पूरी तरीके से चिटक जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे भी जमीन क्रैक पड़ जाती है और ये लोग नीचे गिर जाते हैं और स्टॉप वॉच जैसे ही शुरू होती है तो ये लोग आगे से चीखने लगते हैं। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इसके बाद हम लोग जियाओ के सामने उसकी खड़ी हुई लड़की को और इसके डिसाइपल को देखते हैं और ये आगे से पूछ रहे थे कि यहाँ पे क्या चला है। तो जियाओ उसे कहता है कि एक इंसान जो कि अर्थ और हेवन के साथ कम्पीट कर सकता है उसे यहाँ पे ग्रैंड मास्टर डोमिनेटिंग स्काई कहा जाता है। इसके बाद जियाओ के पास उसकी यूनिफॉर्म आ जाती है। वहीं पे लैन को बाहर से आवाज आ रही थी तो वो यान से पूछती है कि बाहर क्या हो रहा है। तो यान कहता है कि मैं जाके चेक करके आता हूँ। हम देखते हैं कि ये दोनों तो नीचे आ जाते हैं लेकिन लैनमिन और जियाओ उड़ते हुए स्पेस में चले जाते हैं दोबारा फाइट करने के लिए। जिसके बाद ये जो 1000 साल से रुके हुए थे ये दोबारा भिड़ने लगते हैं, वो भी पूरा जोर लगाते हुए, और आगे से कहते हैं कि चलो देखते हैं कि कौन एक दूसरे को पहले मारता है। जिसके बाद दोनों आपस में भिड़ने लगते हैं। ये दोनों लड़की आगे से कहती थी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इन्होंने तो कहा था कि ये हमें फेरीलैंड दिखाएंगे, ये लड़ाई क्यों दिखा रहे हैं। अच्छा अब हमें समझ में आया कि ये साले सिर्फ हमारे सामने शो ऑफ करना चाहते थे कि ये लोग कौन है और कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इधर हम लोग जियाओ को देखते हैं जो कि लैनमिन को पकड़ता है और उसका मुंह मार्स के अंदर घुसा देता है और उसे रगड़ते हुए मार्स का नूडल बना देता है। बेचारा वो खुली गेंद बन जाता है। इसके बाद हम लोग हीरो अलायंस को देखते हैं। वहीं पे असिस्टेंट प्रेसिडेंट को बताता है कि साले वो कमीने इमॉर्टल एकेडमी की दोबारा आपस में लड़ रहे हैं। प्रेसिडेंट आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि सालो तुम लोगों के लिए अर्थ बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। हम लोग जियाओ और लैनमिन को देखते हैं, ये अभी भी नहीं रुक रहे, ये भिड़े हुए हैं। लैनमिन जियाओ के ऊपर पंच मारता है तो जियाओ थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है और लैनमिन पलक झपकते उसके पीछे जाता है, लेकिन जियाओ पीछे मुड़ के उसके मुंह के ऊपर कोनी दे मारता है जिससे जियाओ एक सेकंड के लिए हिल सा जाता है। इसके बाद ये दोनों दोबारा अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन लैनमिन जियाओ के अटैक को इजीली डिफ्लेक्ट कर लेता है और ये जो डिफ्लेक्ट हुआ अटैक जब अर्थ के ऊपर स्पेस से सीधा समुद्र में आके गिरता है तो फिर यहाँ पे तगड़ा धमाका होता है और एक गोभी बन जाती है। ये लोग इस धमाके को देख के कहते हैं इमॉर्टल एकेडमी तुम लोग मर क्यों नहीं जाते, हमें चैन से जीने दो, अब तो 600 साल हो गए हैं, अब तो चैन से जीने दो हमें। हम इन दोनों डिसाइपल्स को देखते हैं और इन्हें समझ में आ जाता है कि इन दोनों को यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए क्यों सजा दी गई थी। दूसरी वाली आगे से कहती है हाँ मुझे भी समझ में आ गया, ऐसा लगता है कि 1000 साल काफी नहीं
नहीं है, इन्हें 4-5 हजार साल की सजा देनी चाहिए। हम लोग जियाओ को देखते हैं जो कि दोबारा वहाँ पे की ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और ये धड़ाधड़ यहाँ पे जियाओ के ऊपर की ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक मारते रहता है। लेकिन जियाओ उन सभी की ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स को डिफ्लेक्ट कर लेता है, जिससे नीचे अर्थ के ऊपर एक मीटियोर शावर बन जाता है। एक बच्चा आगे से कहता है, मम्मी देखो यार मीटियोर शावर हो रहा है, तो मम्मी उसकी क्रॉस उठा लेती है। ये कहते हुए जीसस आप ही बचा सकते हैं। अब हम लोग एक दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि अपनी कब्र अपने हाथों से खोदता है और पत्थर गाड़ के वहीं पे लेट जाता है फूल उठा के, ये कहते हुए कि मैं नहीं जी रहा भाई, अब मुझे मौत दे दो बस। हम लोग एक डिसाइपल को देखते हैं जो कि एक दूसरे डिसाइपल के पास आके बताता है कि बाहर एक तगड़ी वॉर हो रही है। और डिसाइपल आगे से कहती है कि ये पक्का मेंग और साउलो के बीच में हो रही हो ना, वो दोनों एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होंगे। वो तो सिर्फ डेथ मैच होता है जो कि ग्रेट मॉडल्स करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इस पे वो डिसाइपल आगे से बताता है कि वहाँ पे बाहर 2 झाड़ू लगाने वाले लड़ रहे हैं जिनको हम 600 साल से देखते आ रहे हैं। इस पे लड़की भी हैरान होकर कहती है कि झाड़ू लगाने वाले। इसके बाद हम लोग लैंडविन और जियाओ दोबारा देखते हैं इन दोनों को, और ये दोनों दोबारा वही गलती कर रहे थे जिसके लिए इन्हें सजा मिली थी। ये दोबारा अपने लाइफ स्पैन को यहाँ पे बंद कर रहे थे। ये बेचारे आपस में भागते हुए कहते हैं, भागो नहीं, ये साले हमें मार देंगे, यहाँ पे जीने का कोई फायदा नहीं है, मैं जा रहा हूँ भाई मंगल। प्रेसिडेंट आगे से बिल्कुल हैरान था, अब ये कुछ नहीं कहना चाहता था, अब इसे सिर्फ चाहिए थी मौत। कोई इसके लिए छुरा उठाता और इसके गले में भोंक देता। इधर हम लोग जियाओ को देखते हैं जो आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि मैं हूँ इमॉर्टल क्लास के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, और ये ऊपर से जानते हो कि ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा, तो वो भी बड़ा वाला वर्जन। लेकिन उसी टाइम पे यान यहाँ पे आता है जो कि जियाओ के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारता है, इसे जियाओ के मुंह से थूक निकल जाता है और ये कह रहा था कि मैं हूँ टॉपर इन द क्लास। थप्पड़ खाने के बाद जियाओ सीधा जाके जमीन पे गिरता है। वहीं पे हम लोग लैंडबिन को देखते हैं और ये आगे से कह रहा था कि मिस्टर यान ये सब कुछ, लेकिन यान इसके ऊपर भी थप्पड़ मारता है, जिसके बाद ये दोनों धड़ाम से जमीन में जा गिरते हैं। वहीं पे यान को उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन डिसाइपल की कमी होने की वजह से वो इन्हें मार भी नहीं सकता था। हम इन दोनों डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये क्या हुआ वहाँ पे। इसके बाद जब सामने से धुआं आता है तो फिर इन दोनों को लैंडबिन और जियाओ दिखाई देते हैं जो मुंह के बल गिरे थे। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि अचानक से क्या हुआ, इन्हें बस ऊपर एक काला सा शैडो दिखाई दिया था, लेकिन दोबारा देखने पे वो गायब हो गया था। इधर जियाओ इन लोगों से कहता है कि अब तुम हमारे डिसाइपल बन सकते हो, तुमने देख लिया ना हम लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। इसके लिए ये लोग मान जाते हैं क्योंकि अब यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं था। और इसी तरीके से यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल को 2 डिसाइपल मिल जाते हैं। इसके बाद हमें इनकी पोशाक दिखाई जाती है जो अगले ही पल बदल के ये वाली हो जाती है। वहीं पे वो जो लड़के तो जो कि यहाँ पे मेंग और साउलो की डिसाइपल, वो इनके ऊपर हंस रहे थे, ये कहते हुए कि तुम लोग ये क्या पहन के घूम रहे हो। इस पे ये दोनों उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि हमने ये अपनी मर्जी से नहीं पहना है, ये हमारे उन बेवकूफ टीचर की वजह से हुआ है, उन्होंने हमें इस तरीके के कपड़े पहनाए हैं। ये दोनों आगे से पूछते हैं तुम्हारे टीचर्स को कोई अजीब फेटिश तो नहीं है ना। ये दोनों आगे से कहती है हमें नहीं पता। उन्होंने कहा कि ये सोल्जर्स के कपड़े होते हैं, इंडिविजुअल ऐसे कपड़े पहनते हैं और ये उन लोगों के लिए एक डिफरेंट चीज होती है। और जब ये लोग यहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग स्टेज पे पहुंचेंगे तो फिर इनके पास और भी ज्यादा यूनिफॉर्म आ जाएंगी, और जब ये लोग उस स्टेज को पार करेंगे तो फिर इन लोगों के पास इनकी मिलिट्री यूनिफॉर्म आ जाएंगी। बेसिकली अपने वो जो क्लैन नहीं था डीमन और घोस्ट वर्ल्ड के अंदर, उसे कंटिन्यू कर रहे थे ये दोनों। ये लड़के आगे से कहते हैं ये कुछ ज्यादा कमाल की चीज है, जिसके बाद ये पूछते हैं कि तुम्हारे मास्टर्स के बारे में क्या, वो कहाँ पे हैं। इस पे वो दोनों आगे से बताती है कि उन्हें जेल में भेज दिया गया है रूल्स को तोड़ने के लिए, जिसके बाद ये दोनों आगे से रोते हुए कहती है कि हमें लेसन लेने के लिए जेल में जाना पड़ता है और उन भुखमंगों के लिए खाना भी लेके जाना पड़ता है। जिसपे ये दोनों आगे से कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ तुम दोनों के साथ में, और आगे से रोते हुए कहती है कि वो लोग यहाँ पे कम से कम 300 सालों के लिए जेल में रहने वाले, हमें 300 सालों के लिए उन भुखमंगों के लिए खाना और पानी लेके जाना पड़ेगा। लेकिन जियाओ और लैंडबिन की सजा यहाँ पे कम नहीं हुए थे, उन्हें अभी भी यहाँ पे बाहर आके झाड़ू पोछा लगाना ही था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि शायद मैं कल वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, उसके अगले दिन करूंगा। चिंता न करो, वो वीडियो 1.5 घंटे की होगी। मुझे लग रहा है कि मुझे 1.5 घंटे की वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि इस पे व्यूज कम आ रहे हैं। अगर वीडियो की लेंथ लंबी होती है तो अचानक से व्यूज बढ़ जाते हैं, पता नहीं क्यों। यूट्यूब को पता नहीं क्या लंबी चीजों से फेटिश है।